So welcome everyone. Today we are doing the revision. आप जानते हैं रिवीजन क्या चीज का? रिवीजन इन द सेंस अपडेट्स का, अमेंडमेंट्स का. सर अमेंडमेंट फॉर विच सब्जेक्ट? फॉर द आईसीएसआई प्रोफेशनल फाइनल पेपर कॉल्ड कॉर्पोरेट फंडिंग एंड लिस्टिंग. सर ये तो नाम सुन के ही हम लोग डर जाते हैं. हाँ जी, एकदम सही बात है. मॉड्यूल 3 पेपर 7. वी ऑल रिमेंबर, राइट? लकी 7. बट इट्स अ वेरी स्कोरिंग सब्जेक्ट. सर बट स्कोरिंग है, बट सर आप पता भी हम लोग अपना जो इंस्टीट्यूट सप्लीमेंट देता है ना फॉर द एग्जामिनेशन दिसंबर 2022. सर हम लोग जब डाउनलोड किए ना, इतना कॉम्प्लिकेटेड था और इतने सारे अमेंडमेंट आ गए, डर गए सर. अरे डरने कुछ नहीं है, अमेंडमेंट तो सिंप्लीफाइड है, वही तो इंस्टीट्यूट ने किया है, जस्ट समराइज किया है. नहीं नहीं सर, आप देखिए ना एक बार इंडेक्स में कितने सारे चैप्टर्स में चेंजेस हो गए सर. 6 चैप्टर्स आर देयर और उसके अंदर भर भर के चेंजेस है सर. आप बस डर गए, वहां भरना नहीं था, आपका डरना है, राइट? सर सर फिर बताइए, आप अमेंडमेंट्स एकदम सिंप्लीफाइड है. यस, वेरी इंटरेस्टिंग. आप पढ़ोगे जब आप खुद बोलोगे कि सर इतना अमेंडमेंट्स था, तो ये तो पहले ही बता देते, बहुत इजीएस्ट वे में कर पाते. हाँ तो पहले बता देते तो इजीएस्ट वे में हो जाता ना, इसलिए तो आप मेरे को सुन रहे हो, राइट? सर बात तो सही बोले सर. अब ये बताइए सर, हम लोग सर इसको करने के लिए सर, आप जो वी अग्रीड दैट ये करना है, ये है सारे, बट सर ये जो चैप्टर्स है ना, लाइक इंडियन इक्विटी, पब्लिक फंडिंग, रियल एस्टेट, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, इंडियन इक्विटी प्राइवेट फंडिंग, नॉन क्यूमुलेटिव रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स एंड लिस्टिंग, सर सब में है, सब में चेंजेस है, इंटरकनेक्टेड है. इंटरकनेक्टेड इन द सेंस यहां का चेंज वहां भी रिफ्लेक्ट हो रहा है, वहां का चेंज यहां भी. We will do gradually one by one from, again I am repeating, ICSI का supplementary जो study mat issue होता है ना for examination purpose. तो दिसंबर 2022 एग्जाम के लिए जो स्टडी मैट इश्यू हुआ है, हम उसी से करेंगे, राइट? हम कुछ नया इन्वेंट नहीं कर रहे हैं. बिकॉज आप लोग फिर नया इन्वेंट होने पे जाके ना बोलते हो सर वो आप जो पढ़ाए ना वो समझ में आया था, बट वो वाला जो मैथ सर सप्लीमेंट डाउन किए ना सर, वो नहीं समझ में आया था. तो इसलिए सप्लीमेंट से ही समझा रहे हैं आपको. पहले चले आइए सीधे इंडियन इक्विटी पब्लिक फंडिंग में, राइट? सर यहां क्या चेंज आया? यहां पर हम लोग जब पब्लिक फंडिंग चैप्टर पढ़ रहे थे तो बहुत सारे चेंजेस थे. चेंजेस इन द सेंस हम चेंजेस कर रहे थे, किस किस का हम चेंजेस कर रहे थे सर? फॉर एग्जांपल हम लोग पढ़ रहे थे कि चेंजेस में क्या करना है, क्या नहीं करना है, पब्लिक फंडिंग में कैसे इश्यूएंस लाया जाता है, कैसे नहीं लाया जाता है. सर ये सब आप हम लोग को बताए थे. एब्सोल्युटली सर. उसके अलावा भी कुछ आपने बताया था. उसके अलावा हमने ये बताया था कि आप कैसे इसको यूज करोगे, राइट? कैसे मतलब पब्लिक फंडिंग मार्केट पर्पस के लिए यूज करोगे, कैसे आप मार्केट में आगे, लाइक से फॉर एग्जांपल देयर आर वेरियस ऑप्शन, आईपीओ, एफपीओ, फास्ट ट्रैक पब्लिक ऑफर, राइट्स इशू, सारा कलेक्शन करते हो. इसी से रिलेटेड कुछ चेंजेस आ गए. लाइक कहीं कहीं पर टाइमलाइन चेंज हुए, कहीं कहीं पर आपको बोला गया कि आपके जो प्राइस बैंड होंगे वो उसका डिस्काउंट कितना होगा, कहीं पर ये बोला गया कि आप ये जो अमाउंट लेंगे कितने दिनों में रिफंड करना है, कहीं पर ये बोला कि कब कब आप किस सिचुएशन में आप इन एलिजिबल या एलिजिबल हो जाओगे. बस इतना सही चेंज है. हाँ इतना सही, डरने कुछ नहीं, इतना ही है. ठीक है सर, तब तो समझ गए सर, इतना ही है तब तो देन वी विल बी एबल टू सी. बेसिकली आप इसको देखोगे तो देन यू विल गेट पैनिक. आप बोलोगे कि नहीं सर ये तो बड़ा डरावना सा लग रहा है सर. ट्रस्ट मी, लाइक पहला ही बोल रहा है कि देयर इज अ चेंजेस इन द विलफुल डिफॉल्टर. सी विलफुल डिफॉल्टर में क्या चेंज है? ज्यादा कुछ चेंज नहीं है सर. तो चेंजेस आप बता ही दीजिए ना, बेटर रहेगा. बताता हूं ना, डोंट वरी, इतना हड़बड़ाते क्यों? इसमें सिर्फ सिंपल सी बात बोली है सर. सिंपल सी बात आप बताओ क्या बोली है? बोला है कि दैट से फॉर एग्जाम्पल, पहले था कि विलफुल डिफॉल्टर, विलफुल डिफॉल्टर, अब उसी में आईसीडीआर डेफिनेशन में ऐड हो गया वर्ड विलफुल डिफॉल्टर और बोरोवर, मींस अ फ्रॉडुलेंट बोरोवर. सर इससे इंपैक्ट क्या होगा? इससे इंपैक्ट होगा जो पहले आईपीओ एफपीओ पे रिस्ट्रिक्शन था ना कि विलफुल डिफॉल्टर जो आरबीआई डिक्लेयर करती है. कौन डिक्लेयर करती है? आरबीआई. जो विलफुल डिफॉल्टर को आरबीआई डिक्लेयर करती है पहले से ही कि ये लोग आईपीओ एफपीओ मार्केट में एक्सेस नहीं कर सकते, अब उनके साथ एक और वर्ड जुड़ जाएगा हमेशा हमेशा के लिए, और वो होगा फ्रॉडुलेंट बोरोवर. ओ बस इतना सा चेंज. हाँ यहां इतना सही. सर बहुत सिंपल है सर, आगे आप बताइए ना सर. बहुत सिंपल है तो आगे बता रहे, डोंट वरी. आगे चेंज क्या है? द आगे चेंज इज दैट, जस्ट वेट.
एक मिनट रुकिए, रुकावट के लिए खेद है क्योंकि हम कर्सर को जरा सा मूव करना चाह रहे हैं, डोंट वरी। एक बार आप इसको रोकिए यहां पर। हाँ, सो हम लोग बात कर रहे थे कि विलफुल डिफॉल्टर के साथ अब सर फ्रॉडुलेंट बोरोवर ऐड हो गया, तो मतलब फ्रॉडुलेंट बोरोवर पे भी ये रिस्ट्रिक्शन आ गया है। सर बहुत सिंपल, यही बस इतना सा, हाँ इतना सही। नहीं नहीं सर, एक और है सर, देखिए ना आप, जनरल कंडीशन फॉर ऑब्जेक्ट्स ऑफ इश्यू लिखा हुआ है, एकदम एब्सोल्युटली राइट, ये वाला लिखा हुआ है, इसमें भी डरने का नहीं है। देखो सीधी सी बात बताता हूं सर, सीधी बात बताएंगे आप क्या है? सीधी सी बात यह है कि हमारा सेबी बोलता है आप जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए, सर ये कौन बोलता है? ये सेबी बोलता है। सर ये कहां बोलता है? ये सेबी आईसीडीआर में बोलता है। सर इसके लिए कोई रेगुलेशन है? रेगुलेशन 7 बोलता है कि जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए आप मैक्सिमम जो एलोकेट करते हो वो है 25%, राइट? 25% आप जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए, क्योंकि जब आईपीओ वगैरह लाते हो ना तो हमको डिक्लेयर करना पड़ता है कि हम किस पर्पस के लिए ला रहे हैं। हम सपोज करो फॉर एग्जांपल, आई एम ब्रिंगिंग माय आईपीओ फॉर अ पर्टिकुलर फाइनेंस प्रोजेक्ट, आई एम ब्रिंगिंग माय आईपीओ फॉर अ पर्टिकुलर एक्विजिशन, सो वो सब डिस्क्लोज करने पड़ते हैं। बट कुछ कुछ होते हैं जहां पर हम बोल देते हैं नहीं ये तो जनरल कॉर्पोरेट, माने कंपनी का वर्किंग कैपिटल या डे टू डे खर्चे के लिए, तो बोलता है उसके लिए आप जब आईपीओ लाते हो ना उसका 25% ही लिमिट रखना। ये पहले से ही बोल रहा है। अब नया ट्विस्ट क्या है? कुछ नया नहीं है, नया ये है, सही बोला कि देखो आप तो जनरल कॉर्पोरेट पर्पस ला रहे हो, बट इसके साथ कई बार है ना लोग स्पेसिफाइड नहीं करते हैं प्रोजेक्ट को, मतलब प्रोजेक्ट अनस्पेसिफाइड रहता है यहां पर, नॉट स्पेसिफाइड। सर नॉट स्पेसिफाइड है तो माने कैसे होगा? नॉट स्पेसिफाइड होने से प्रॉब्लम क्या होती है? द ओनली प्रॉब्लम इज दैट कि जब आप नॉट स्पेसिफाइड जाते हो, द ओनली प्रॉब्लम इज दैट नॉट स्पेसिफाइड होने से कि आप कितना ला रहे हो, किस पर्पस के लिए, जनरल पर्पस के लिए ला रहे हो कि आप से फॉर एग्जांपल आप प्रोजेक्ट के लिए ला रहे हो, कुछ पता नहीं होता है। तो सेबी बोला ऐसे सिचुएशन में आप एक काम करना, इन दोनों के लिए आपकी कैप 35% होगी, यही वो अमेंडमेंट में बोल रहा है। मतलब जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए तो 25 है ही मैक्सिमम, बट अगर दोनों हैं जहां पर आपका प्रोजेक्ट भी स्पेसिफाइड नहीं है तो आप सिर्फ 35% तक टोटल मिला के इन दोनों के लिए यूज कर सकते हो। सर एक और चीज बताइए ना, उसी में सर एक और अमेंडमेंट देख के थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है। क्या कंफ्यूजन हो रहा है? सर एक देख के ये कंफ्यूजन हो रहा है कि एक जगह फिर 25 लिखा है, नहीं वो क्या लिखा है मालूम है? आप ज्यादा समझदार होंगे। अब हम बताएं ना जब दोनों मिला के 35 होता है, तो अब आपने सुन लिया मेरे को, आपने बोला कि सर आप ही ने तो बताया अभी, तो आप क्या किए, आप बोले सर हम सिर्फ प्रोजेक्ट लेके आ रहे हैं और प्रोजेक्ट स्पेसिफाइड नहीं है, नहीं स्पेसिफाइड नहीं है सर प्रोजेक्ट, तो सर हम लोग 35 ले लें सर? नहीं, से भी समझ गया, बोला आप चालाकी कर रहे हो। फिर आप ऐसा कर रहे हो कि प्रोजेक्ट स्पेसिफाइड नहीं है और जनरल कॉर्पोरेट का और दोनों का जो लिमिट दिया हुआ है वो मिला के आप सोच रहे हो यूज कर ले। नो, जब अगर सिर्फ प्रोजेक्ट के लिए लिख रहे हो जहां स्पेसिफाइड नहीं है तो अगेन 25। तो इन समराइज्ड वे आप जनरल कॉर्पोरेट के लिए कितना लाओगे? जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए 25%, सिर्फ जनरल कॉर्पोरेट हो तो। और जब जनरल कॉर्पोरेट और प्रोजेक्ट नॉट स्पेसिफाइड मिल जाए तो कितना लाओगे? 35% कैप। और सर सुनिए ना, सिर्फ प्रोजेक्ट नॉट स्पेसिफाइड हो तो फिर वापस 25, राइट? बस उतना सही, हाँ जी उतना सही। देखिए आप बोला ना मैं इतना ही सिंपल है, आप जबरदस्ती आप इससे डर रहे हो। सर समझ गए सर, तो ये क्लियर हो गया। लेकिन सर एक और है, आप वो तो सर ऑब्जेक्ट बताए, उसके नीचे भी तो चेंजेस और भी तो हैं। हाँ आते हैं, कोई बात नहीं ना, डोंट वरी, इतना पैनिक मत होइए, आप बहुत जल्दी डर जा रहे हो। उसके बाद सर एक रेगुलेशन 8 बोल के एक नया इंसर्शन हो गया सर ये। हाँ सर ये क्या है? आपने एक ऑफर फॉर सेल नाम सुना है? सर हाँ, नाम तो बड़ा डरावना लग रहा है सर ये वाला। ऑफर फॉर सेल क्या होता है? ऑफर फॉर सेल इज दैट जब एग्जिस्टिंग लोग शेयर होल्डर जो हैं वो बाहर जाना चाहें, किसको शेयर्स देके? पब्लिक को। जैसे फॉर एग्जांपल एक कंपनी है, मैं और 3-4 लोग मिलके, बहुत सारे मतलब 6-7 लोग समझ लीजिए मिलके हम लोग बनाए, सबके पास हम लोग के क्लोजली हेल्ड शेयर्स हैं। अब हम लोग को लगा कंपनी बढ़िया बन गई, हमको किसी और को शेयर्स बाहर में दे देना चाहिए पब्लिक को, और इससे पैसा उठा लेना चाहिए, राइट? उसको बोलते हैं ऑफर फॉर सेल। तो ऑफर फॉर सेल जब लाते हो तो अभी तक हम लोग जो पढ़ रहे थे आईसीडीआर में, उसमें सिर्फ एक ही रेगुलेशन है, रेगुलेशन 8।
सर याद आ रहा है धुंधला धुंधला, हाँ उसमें कंडीशन याद आ रहा है, एक ये कंडीशन था कि आप ओनली 1 ईयर प्रायर टू दैट कंप्लीट हो चुका हो इश्यूएंस ऑफ शेयर्स वगैरह को, वो कंडीशंस था। उसमें कुछ एग्जेम्पशंस भी थे, अगर आप लोग को याद आ रहा हो तो, धुंधला धुंधला, कि गवर्नमेंट कंपनी इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर वगैरह में इन्वॉल्व है तो उनको एग्जेम्पशन है। अगर कोई इक्विटी पर्सन टू स्कीम है जो ट्रिब्यूनल वगैरह अप्रूव्ड हो, उसके तहत उसके अंडर में आके आप ऑफर फॉर सेल कर रहे हो तो एग्जेम्प्टेड है। याद आया धुंधला धुंधला? हाँ हाँ सर, उसी में कुछ कंडीशन डाल दिया। बोला क्या? बोला सपोज करो अगर कोई शेयर होल्डर पब्लिकली मीन्स आपका शेयर्स ऑफर फॉर सेल कर रहा है, उसकी होल्डिंग जिस दिन वो सेल कर रहा है, सपोज करिए आज मैंने सोचा और मेरी होल्डिंग है मोर देन 20%। सर कितनी मोर देन 20%? तो मैं उतना ही सेल करूं जो कि मेरी होल्डिंग का 50% से ज्यादा ना हो। क्यों मालूम है? अदरवाइज क्या होगा, सपोज करो मैं होल्ड करता हूं आज के दिन में 25%, राइट? तो मैं कितना कर सकता हूं? आई शुड नॉट मेक इट ऑफर फॉर सेल मोर देन 12.5। वाई? रीजन बीइंग, सपोज करो मैं 25% होल्ड करता हूं, सारा देके निकल गया, तो मतलब मेरा इंटेंशन क्या हुआ? पैसा बनाना सर। फिर मैं भाग गया, सर आपको खोजेंगे कहीं नहीं। तो सर इसीलिए सेबी आपका ध्यान रखता है। सेबी क्या बोला? छोटी सी बात समझाया, बोला अगर आपकी होल्डिंग 20 से ज्यादा एग्जिस्टिंग पब्लिक में, मतलब एग्जिस्टिंग होल्डिंग में, तो आप अपनी होल्डिंग का 50% तक ही सेल कर सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं। उससे ज्यादा बोलो होल्ड रखो अभी। क्यों? बोला गांव वालों को क्यों दोगे? जब आपको भी विश्वास अपने शेयर में, तो आप भी रखो, गांव भी रखेगा। हाँ सर ये तो बहुत सिंपल है, बहुत क्लियर है। सर सेकंड कंडीशन क्या लिखा है? सेकंड कंडीशन लिखा है अगर आपकी होल्डिंग 20 से कम है, अभी सपोज करिए 19% मैं होल्ड करता हूं सर, और मैं ऑफर फॉर सेल लाना चाहता हूं, तो बोला उस केस में उतना ही डाइल्यूट करना जो कि 10% ऑफ प्री इश्यू शेयर होल्डिंग ऑफ इश्यूअर एक्सीड ना करे। यहां पर याद रखिए, आंख खोल लीजिए, ऐसे ऐसे ऐसे, इसको बोलते हैं ना आंख खोल लेना। क्यों? ऊपर वाले में बोला 50% अपनी होल्डिंग का ही सेल करना, बट नीचे वाले कंडीशन में बोल रहा है आप उतना ही सेल करना जो 10% ऑफ कैपिटल एक्सीड ना करे, मतलब ओवरऑल कंपनी का। मतलब यहां पर अपनी होल्डिंग का कोई लेना देना नहीं है, राइट? सपोज करिए मैं 19% होल्ड करता हूं, तो किस में फॉल होगा? नंबर 2 में। अब मेरे को सेल करने के लिए क्या देखना होगा? मेरी लिमिट होगी उस कंपनी की, मतलब इश्यूअर की, जिसको मैं इश्यू कर रहा हूं ऑफर फॉर सेल, उस कंपनी का 10%। बट अगर सर मैं 19 से ज्यादा होल्ड कर रहा हूं तो मेरा हाफ तक सेल कर सकता हूं। ओ सर बहुत क्लियर है, मतलब 20 मतलब मोर देन, मतलब जहां पर मैं 20% मोर देन होल्ड करता हूं वहां पर अपनी शेयर होल्डिंग देखूंगा आदि, और जहां पर मैं लेस देन 20% में आके अटका हुआ हूं, राइट, वहां पर क्या करूंगा? वहां पर मैं अपनी कंपनी का 10% सेल कर सकता हूं। सर समझ गया, ये बहुत क्लियर हो गया सर, ये तो इजी अमेंडमेंट है सर। हाँ लेकिन सर इसके बाद सर एक सुने, ये लॉक इन पीरियड देखिए ना क्या डाल दिया सर, एक नया बोला लॉक इन पीरियड होगा अल्टरनेटिव वेंचर कैपिटल का और अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड का। नहीं नहीं, मैं बताता हूं आपको, याद आ रहा होगा जब हम लोग पढ़ते हैं तो देयर इज अ कंडीशन रेगुलेशन 16 जिसमें प्रमोटर का लॉक इन है। आईसीडीआर में खोइए मत, उससे बाहर आइए, एकदम इजी है। आईसीडीआर में प्रमोटर का लॉक इन कितना है? हाँ सर याद आ रहा है, रेगुलेशन 16 में लिखा हुआ है, यस। और अदर देन प्रमोटर्स का रेगुलेशन 17 में लिखा हुआ है। सर उसी में एक और कंडीशन था सर, वहां पर वेंचर कैपिटल और अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड वगैरह का भी ये लॉक इन था। एब्सोल्युटली राइट सर, ये लॉक इन हम लोग सुने 6 मंथ हो गया है, यस सर। ये 6 मंथ हुआ है तो क्या रिड्यूस हुआ है कि नया इंट्रोड्यूस हुआ है? रिड्यूस हुआ है सर। पहले कितना था? आप अपना मैट खोलेंगे ना भूल से, लॉक इन पीरियड आईपीओ वगैरह में वेंचर कैपिटल याद आ रहा है, फंड होता है इन्वेस्ट, अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड की तरह। आप उसमें मैट में देखेंगे तो 1 ईयर लिखा मिलेगा, लेकिन आप उसको काट देंगे सर, एकदम काट देंगे एकदम, और क्या हो जाएगा? ये 6 मंथ, राइट? डरो मत, अभी प्रमोटर का भी बताएंगे, प्रमोटर का भी नीचे आता है तो हम लोग जान जाएंगे कि प्रमोटर वगैरह में भी रिड्यूस हो गया है। हाँ सर सब में रिड्यूस हो गया, हाँ हाँ आएंगे आएंगे उसमें। फिर प्राइस बैंड ऐसा याद आ रहा है धुंधला धुंधला, बचपन की यादें, कि जब भी हम लोग शेयर इशू करते बड़ा मजा आता था ना सम्स करने में आपको, कि द डिस्काउंट, समझ गया जो लिखा हुआ है ना, प्रोवाइडेड दैट द कैप ऑन द प्राइस बैंड
and the coupon rate whatsoever shall be less than or equal to 120% of the floor. मीन्स फ्लोर प्राइस होगा, कैप होगा. हम लोग फ्लोर लेते थे 100 और आप तुरंत आंसर करते थे सर कैप जो है वो 120 तक मैक्सिमम जा सकता है. राइट, यही तो पढ़ते थे ना, मजा आता था. बोलो ना हाँ या ना मेरे साथ साथ. और सेम हमारा एफपीओ वगैरह में भी है रेगुलेशन 127 में. सर इतना याद कैसे रहेगा हम लोग को? चिल, याद रहे ना रहे, कोशिश करो, याद हो जाएगा. तो सर प्राइस बैंड क्यों देते हैं हम लोग डिस्काउंट वगैरह? अरे भाई फ्लोर और कैप बिडिंग करने के लिए देते हैं. राइट, सर समझ गया, बिडिंग करने के लिए. तो आप बोल रहे हैं कि जो अभी जो डिस्काउंट का रेंज है वो 20% है. राइट, बट मिनिमम तो कुछ लिखा नहीं था. तो लोग क्या, लोग बोले अच्छा 20 मैक्सिमम डिस्काउंट हो सकता है ना, तो 1% 2% से. बोला मजाक समझो, ये कोई बाजार थोड़ी ना आलू प्याज. बोला कम से कम एटलीस्ट इतनी तो इज्जत रखो, 105% से तो स्टार्ट करो. दैट मीन्स मिनिमम टू मिनिमम, बेयर मिनिमम 5% शुड बी देयर. राइट, तो अब आप जानते हो, अब इंटरेस्टिंग है फैक्ट. अब जब पढ़ाएंगे ना, बोलेंगे अगर फ्लोर हुआ 100 तो कैप मिनिमम होना चाहिए 105 एंड मैक्सिमम होना चाहिए 120. सर बहुत इजी सी बात है. 100 अगर फ्लोर है तो आप बोलना चाह रहे हैं मिनिमम कैप 105, मैक्सिमम कैप 120. यस, अब ये जो नया ट्विस्ट आ गया, कहानी में ट्विस्ट है. सर समझ गए सर, आपकी कहानी में बड़ा ट्विस्ट है सर. और इसके अलावा सर कुछ बताएंगे? हाँ बता रहे ना, डोंट वरी. सर ये वाला बहुत डरावनी सर, ये जो एलोकेशन इन नेट ऑफर है ना, ये देख के ही डर लगता है सर. नहीं, क्यों डर लगता है सर देख के? सर देखिए ना कैसा लिखा है, एन इशू इज मेड थ्रू बुक बिल्डिंग वगैरह हो तो एलोकेशन इन दी नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर कैटेगरी शैल बी एज फॉलोज 1/3 लिख के डरा दिया सर. ये बड़ा अजीब सा लग रहा है, आपको नहीं लग रहा सर? मेरे को भी लग रहा है, एक बार तो पढ़ के ऐसा ही लग रहा है कि बड़ा गड़बड़ सा है, ये तो क्या क्या लिख दिया. लेकिन डरने का नहीं है. कैसे सर, आप कैसे समझोगे? मैं बताता हूं. इसको पहले इसमें समझते हैं. राइट, आप देख ही रहे होंगे एक व्हाइट सा पेज. राइट, आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा धुंधलाता हुआ. हाँ, ऐसा कुछ इमेजिन करता हुआ. उसमें क्या है देखो, पहले समझो अलॉटमेंट होता कैसे है. एक तो होता है बुक बिल्डिंग प्रोसेस के थ्रू, एक बुक बिल्डिंग. सर बुक बिल्डिंग कब होता है? जब हम वो एलिजिबिलिटी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर पाते, जब हमारा मिनिमम नेटवर्थ नहीं होता, मिनिमम नेट टेंजिबल एसेट्स नहीं होता. राइट, और प्रॉफिट नहीं हो पाता, ऑपरेटिंग प्रॉफिट वगैरह, तो हम किस में जाते हैं? बुक बिल्डिंग प्रोसेस में. और वहां लिखा हुआ था ना मिनिमम 75%. अरे मेरे साथ तो बोलो, कम से कम मिनिमम 75% किसको अलॉट करना पड़ता था? क्यूआईबी को. तो ये तो क्यूआईबी का रिजर्व हो गया सर. बचा कितना? 25. उसमें क्या करते थे हम लोग? 10 दे सकते हैं रिटेल को, ये नोट करते जाइए भाई. 15 नॉन इंस्टीट्यूशनल कैटेगरी को, क्योंकि इंस्टीट्यूशनल कैटेगरी तो रिजर्व कर लिया 75. ये हुआ क्यूआईबी वाला मैकेनिज्म. क्यूआईबी, प्लीज डोंट आस्क मी दिस क्वेश्चन. हाँ, मन में आ रहा होगा आप लोग कि सर क्यूआईबी भी क्या होता है, थोड़ा बता देंगे, बड़ा अच्छा लग रहा है सुनने में. कोई बात नहीं. क्यूआईबी में भी इसमें प्रोसेस है ये क्यूआईबी वाला. 100 हुआ ना, मिला के गिन लो. देखो फिर बाद में बोलोगे नहीं तो सर गलत बता दिए. इसमें भी एक प्रोसेस है. ये जो 75% क्यूआईबी है ना, उसमें से ये अपना 60% किसको दे सकता मालूम है? एंकर इन्वेस्टर को. सर एंकर एक कंपनी है ना सर, उसका जो इन्वेस्टर है वही एंकर है ना? नहीं नहीं सर, ये माइक वाला जो इन्वेस्टर होगा जो आपकी तरह एंकरिंग करता हो सर, इन्वेस्ट करता हो. नहीं नहीं, ये एंकर इन्वेस्टर है. ये भी एक नया क्लास है जिसकी मिनिमम, एंकर इन्वेस्टर इज अ क्लास ऑफ क्यूआईबी जो मिनिमम आपके पास 10 CR लेके आता है. ओ बहुत पैसा वाला. हाँ सर, तो ये क्यूआईबी वाला था इन शॉर्ट में. 75, 10 एंड 15. नॉन क्यूआईबी केस में क्या होता मालूम है? थोड़ा सा झमेला होता है. सर झमेला इन द सेंस लड़ाई होता है? नहीं, नॉन क्यूआईबी केस में लड़ाई नहीं होता है. नॉन क्यूआईबी केस में गवर्नमेंट बोलता है कि सुनो ना, क्यूआईबी को 50% देने का, उससे ज्यादा भाव नहीं देने का. बोला सर 50% ओनली? यस 50. तो सर इधर नॉन इंस्टीट्यूशनल में बोला नॉन इंस्टीट्यूशनल में मत छेड़छाड़ करो, उसको 15 ही रहने देने का. बचा कितना? बचा सर बोला उधर 50, 50, 35. रिटेल का बढ़ गया. ओह, ये होता है क्लासिफिकेशन. राइट, हाँ सर, ये हम लोग जानते हैं सर, ये हो गया क्लासिफिकेशन. अब इसी में जो नॉन इंस्टीट्यूशनल कैटेगरी है ना, वो अभी तक क्लियर नहीं है कि उसमें से कितना. जैसे रिटेल में समझ में आ गया, रिटेल में 35 जाएगा, क्यूआईबी में 50 जाएगा. और उधर अगर क्यूआईबी हुआ
तो 15 रिटेल 10 रिटेल में आएगा और 75 क्यूआईबी में जाएगा, बट नॉन इंस्टीट्यूशनल बेचारा अपना 15 ही रहेगा। इसी में लड़ाई हो रही है, इसी में आज तक समझ में नहीं आया कि नॉन इंस्टीट्यूशनल में हम कैसे बांटे शेयर्स को। तो ये देखो, ये अपना सेबी बोलता है कि बहुत सिंपल फंडा से बांटने का है। बोला कैसे? बोला 1/3 आप एक काम करो, 1/3 आप दे दो किसको? 1/3 यू विल गिव इट टू द इन्वेस्टर्स। सर कौन से वाले को? 1/3 आप उन वालों को दोगे जिनका एप्लीकेशन साइज इज इन द रेंज ऑफ 2 to 10 lakhs. If the application size is of 2 to 10 lakhs, 1/3 आप उनको दोगे and 2/3 you will give to those who are applying with the application size of more than 10 lakhs. मतलब उनमें ही बांट दिया, समझ गए? नॉन इंस्टीट्यूशनल बंटवारे में तो हम लोग एक्सपर्ट है और आप भी लर्न कर ही लोगे, राइट? कैसे बंटवारा? बोला 1/3 और 2/3 बांट दो। 1/3 बोला 2 से 10 लाख जो देते हैं उनको देना, और 2/3 ज्यादा देना किसको? 10 लाख। सर ज्यादा दे रहा है, जाते हुआ ना जो पैसा दे रहा है, अरे ये तो कैटेगरी ही नॉन इंस्टीट्यूशनल है ना, रिटेल वाले की अलग है, तो इनमें तो ये सब देखेगा ही। सर समझ गए? मतलब ये एलोकेशन का फर्दर बाइफर्केशन है, ओनली फॉर नॉन इंस्टीट्यूशनल कैटेगरी। अगेन एंड अगेन आई एम सेइंग ओनली फॉर नॉन इंस्टीट्यूशनल कैटेगरी। सर समझ गए? सर उसके बाद देखिए ना, नेक्स्ट एक और चेंज है, एक लिखा हुआ मॉनिटरिंग ऑफ आईपीओ प्रोसीड। सुनिए ना, होता क्या है, चाहे वो आईपीओ हो, राइट्स इश्यू हो, एफपीओ हो, तीनों सेक्शंस विद रेगुलेशन सारे दिए तीनों, जब जब इश्यू लेके आते हो ना, तो होता क्या है कि अगर आपकी इश्यू साइज 100 करोड़ से ज्यादा है, दिल धड़कता है। सर हम लोग सोचते ही नहीं है, 100 करोड़ का तो सुन के सर बेहोश हो जाते हैं। नहीं बेहोश मत हो, ये दिल धड़काइए। दिल धड़के तो समझ में आना चाहिए यार 100 करोड़ का मैटर है, हम लोग को कम से कम कोई मॉनिटरिंग एजेंसी या कुछ ऐसा तो एजेंसी अपॉइंट करना चाहिए। तो पहले सेबी का था मॉनिटरिंग एजेंसी, फिर सेबी ने अमेंड किया, बोला अब से सिर्फ क्रेडिट रेटिंग एजेंसी होंगी। क्रेडिट रेटिंग एजेंसी का नाम लोग आप जानते ही हैं। वो लोग क्या करेंगे, वो आपको यूटिलाइजेशन ऑफ प्रोसीड की रिपोर्ट देंगे, जो कि क्वार्टरली बेसिस पे प्लेस होगी। कहां पर प्लेस होगी? क्वार्टरली बेसिस पे ऑडिट कमेटी के बिफोर में प्लेस होगी। सर क्या कि हमने जो पैसा उठाया बाजार से, जो चंदा लेके, सर चंदा नहीं मतलब सब लिख मत देना प्लीज, हाँ, चंदा कैसे लिए मतलब इन द सेंस आईपीओ में प्रोसीड्स में, एफपीओ में पैसा उठाए मार्केट से, तो ये कैसे कैसे हम यूज कर रहे हैं, इसको मॉनिटर करेगा कौन? क्रेडिट रेटिंग एजेंसी। और ये तब तक करेगा जब तक एंटायर प्रोसीड यूज ना हो जाए। पहले 95% तक था, मतलब 95% यूज होते ही बस उसका रोल खत्म। अब बोलता है नहीं, जब तक पूरा पैसा यूज नहीं हो जाए तब तक वो क्रेडिट रेटिंग एजेंसी आपके ऊपर आंख लगा के बैठी रहेगी, राइट? बोला सर समझ में आ गया। सर ये मतलब वो करेगी ना, आप बता रहे हो जो एजेंसी करेगी, राइट? सर उसके अलावा सर एक छोटा सा नीचे देखिए ना, रिफंड है। अरे ये तो समझ जाओगे, इसमें क्या है, ये तो बताने का है। नहीं नहीं सर ये तो बताने का नहीं है सर, बट जब आप बोल ही रहे हैं सर, इतना मेहनत कर रहे हैं सर, आप सारा पढ़ाएंगे आज, तो बस करवा दीजिए ना सर। जब आप करवा रहे हैं तो फिर करवा दीजिए सर। हाँ हाँ करा देते हैं। सी दिस इज व्हाट रिफंड, हाउ दिस रिफंड प्रोसेस इज इनिशिएटेड। रिफंड प्रोसेस इज इनिशिएटेड बाय वे ऑफ दैट अर्लियर इट वाज 15 days। बोला 90% अचीव नहीं होना, याद आ रहा है वो मिनिमम सब्सक्रिप्शन 90% चाहिए। बट प्लीज एक बात ध्यान से रखिए, राइट्स इश्यू में अब वो 90% वाला क्राइटेरिया रिमूव हो गया, राइट? देयर इज अ कंडीशन कि आप प्रोजेक्ट फाइनेंस को लेके आ रहे हो, वो डिक्लेयर है, और आपके प्रमोटर और प्रमोटर ग्रुप पूरा का पूरा इंटाइटलमेंट और पूरा का पूरा जो उनको राइट्स मिलेगा वो पूरा का पूरा लेंगे, रिनाउंस नहीं करेंगे। ऑन दोज कंडीशंस राइट्स इश्यू कैन बी सक्सेसफुल, राइट? उसमें वो कंडीशन हट गया। बट आईपीएफयू में 90% आप अचीव नहीं किए तो आपका ऑफर इज नॉट सक्सेसफुल। तो बोला 90% नहीं अचीव किए तो क्या करने का? बोला आपको पैसा रिफंड देना है। कितने दिन में? 15 डेज में। सेबी बोला क्यों इतना लंबा टाइम? जब आप पैसा लेते हो तो यूपीआई से ले रहे हो, यासबा से ले रहे हो, राइट? आप लोग को याद ही होगा बचपन में खोई हुई याद है कि अब तो यासबा और यूपीआई से हम लोग एप्लीकेशन करते हैं। तो बोला जब इतना जल्दी पैसा ले तो जल्दी दो, तो 4 डेज में देना होगा। ओह सर ये तो बहुत सिंपल, मतलब 4 डेज में पैसा लौटाना है। हाँ हाँ बस याद रखिएगा, जानबूझ के देगा एग्जाम में कि एप्लीकेशन मनी लिया था, उसका रिलीज करना था, द कंपनी हैज रिलीज्ड इट वेल विद इन 8 days। आपको लगा अरे वाह ये तो कंप्लायंस है। However, the company has received a notice
प्लीज एज अ कंपनी सेक्रेटरी यू एडवाइज। अब आप तो कंपनी सेक्रेटरी, बस आपको बोल दिया मतलब आप तो पूरा ही एडवाइस कर दोगे ज्ञान। ध्यान से, क्योंकि गलत हो सकते हो। आराम से लिखिएगा प्यार से कि नहीं नहीं ये तो सिर्फ इतना दिन ही होगा, 4 दिन, अभी अमेंडमेंट आ गया है, राइट। सर एक रिलीज ऑफ सब्सक्रिप्शन मनी है, ये रिलीज और रिफंड में क्या फर्क है? रिलीज मानो कब है? से फॉर एग्जाम्पल रिफंड की बात तब आती है जब हमारा इशू सक्सेसफुल नहीं हुआ। रिलीज की बात कब आएगी? रिलीज की बात आएगी से मैं गया, मैं अप्रूवल लेने गया, मेरे को लिस्टिंग या ट्रेडिंग अप्रूवल स्टॉक एक्सचेंज मना कर दिया, तो मैं क्या करूं? अब मैं पैसा रख के करूंगा भी क्या? अब तो देना पड़ेगा ना वापस। इट्स अ रिलीज। रिफंड हुआ हम सक्सेसफुल जब नहीं हुए। तो सर रिलीज में भी टाइम यही हो गया? हाँ, रिलीज में भी आप देखोगे तो 4 डेज हो गया। अरे सर तो मतलब एकदम बराबर हो गए हम तो, 4 हाँ। अब याद देखो ना 1 2 का 4, सब जगह 4 बोलने का। सर एकदम समझ गए सर। सो रिलीज भी समझ गए, रिफंड भी समझ गए। सर एक ये पीरियड ऑफ सब्सक्रिप्शन बोलेंगे सर इसमें? हाँ बता देते ना, कोई बात नहीं है, डरो मत। सर क्या हुआ, ये चेंज हो गया पीरियड ऑफ? नहीं नहीं, सी आईपीओ का ट्रेडिंग, आईपीओ का विंडो अभी भी वही सेम है। दिस इज ऑफ राइट्स इश्यू। पहले तो यहां लिख लो राइट्स इश्यू। सर ये पेन से आप अच्छा लिख रहे हैं नहीं? हाँ, ये राइट्स इश्यू का पीरियड है। कितने दिन के लिए खोलना होगा राइट्स इश्यू को? मिनिमम 7 डेज, मैक्सिमम 30 डेज। सर मतलब 7 to 30 डेज। हाँ, अभी सेबी हैज क्लियरिफाइड इट कि 7 डेज आ गया मिनिमम। क्योंकि मालूम है क्यों? आरओसी वगैरह ने एक्सटेंशन ला दिया ना, सबने बोला कि यस यू कैन कम आउट विद द आईपीओ, सॉरी राइट्स इशू, प्रोवाइडेड दैट राइट्स इशू में आप पूरे के पूरे कंसेंट मिल जाए 90% वगैरह, राइट। तो दे आर रिड्यूसिंग द टाइमलाइन, not keeping it 15 to 30 days. That's why SEBI, in line with the same amendment, made it 7 to 30 days. सर समझ गया सर। फिर उसके बाद सर नीचे एक और अमेंडमेंट है कि एलिजिबिलिटी फॉर द फर्दर पब्लिक ऑफर, ये है एफपीओ का। ये क्या है सर? ये भी एक अमेंडमेंट है? हाँ ये भी एक अमेंडमेंट है। सर ये किस टाइप का डरावना अमेंडमेंट है? ये डरावना अमेंडमेंट नहीं है, ये उल्टा पुल्टा अमेंडमेंट हम इसको बोलते हैं। कौन सा अमेंडमेंट है ये? उल्टा पुल्टा। सर कैसे सर उल्टा पुल्टा? लाइक वी आर नॉट गेटिंग। अगर आपने एफपीओ सुना हो तो हम लोग क्या बोलते हैं मालूम है? एफपीओ में कंडीशन में, एफपीओ में हम लोग हमेशा बोलते हैं कि एफपीओ मींस, एफपीओ की क्राइटेरिया क्या थी? अगर इश्यूअर चेंज किया नेम को तो उसके नए नेम से 50% एक्टिविटी में जो जनरेट हो तभी वो एफपीओ ला सकता है, राइट। यही कंडीशन थी ना। हम नेगेटिव बात करते थे, आप पॉजिटिव नेगेटिव समझने की कोशिश करो। मतलब हम क्या बात करते थे? हम बोलते थे एफपीओ आप तभी ला सकते हो जब आपका नाम चेंज हुआ और 50% आप उस नए नाम से लाए हो। तो पहले पढ़ने में ऐसे हमेशा अजीब लगता था, ऐसा लगता था कि यार इसके लिए क्या नेम चेंज लाना जरूरी है? मतलब कई बार मालूम है पढ़ के मतलब लोगों को लगता था कि नेम चेंज लाना ही होगा, राइट। पहले ऐसा फील होता था, लेकिन सेबी हैज क्लैरिफाइड कि दिस इज नथिंग टू बी लाइक दैट। दे आर सेइंग देखो अब पढ़ो, अब क्लियर किया, एन इश्यूअर शैल बी एलिजिबल टू मेक अप एफपीओ if it has not changed the name in the last 1 year. फिर फर्दर बोल रहा है कि if you have changed the name then 50% should come from that. मतलब एकदम सिंपल कर दिया। पहले हम उल्टा बोलते थे, लैंग्वेज ही हमारी उल्टी थी। पहले उल्टी क्या थी? माने हम बोलते थे नाम चेंज हुआ है तो नाम चेंज से 50% आना होगा एफपीओ लाने के लिए, तो लोगों को लगता था नाम चेंज करना जरूरी है। मतलब कंफ्यूजिंग रेगुलेशन था। अब बहुत क्लियर है कि आप अगर नाम चेंज नहीं किए एफपीओ ला सकते, अगर नाम चेंज किए हो तो 50% उससे आया हो। लेकिन सर सुनिए ना, अगर हम नाम हम चेंज किए लेकिन 50% अगर नहीं आया तो फिर अरे कोई बात नहीं, उसमें लिखा ही है कि अगर आप वन रेगुलेशन को कंप्लायंस नहीं कर सकते तो QIB जिंदाबाद, इस रूट में जाओ और एफपीओ ले आओ। ओ सर मतलब आईपीओ में भी जिंदाबाद, इसमें भी जिंदाबाद, यस। सर उसके बाद सुनिए ना, ये तो अभी तक बहुत इजी है। अभी तक जो आपने समझाया कि लॉक इन पीरियड वेंचर कैपिटल का रिड्यूस हो गया 6 मंथ, आपने जो बताया कि आपने जो अभी हम लोग को एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट भी बताई फर्दर पब्लिक ऑफर की, ये भी हम लोग के समझ में आ गई। आपने नेट एलोकेशन जो बताया कि नॉन इंस्टीट्यूशनल कैटेगरी का एसेस होता है, ये भी समझ में आ गया। लेकिन सर इसके बाद थोड़ा सा डरावना है। डरावना इन द सेंस ये सर प्रेफरेंशियल इशू का है सर इसको एकदम भी नहीं समझ में आ रहा कि कैसे हैंडल करने का है, ये समझ में नहीं आ रहा सर। ये लिख रहा है अ preferential issue shall not be made to any person who has sold or transferred the shares during the 90 trading days.
अर्लियर 6 मंथ, अरे कोई बात नहीं, समझिए ना। देखिए अगर आपको याद हो प्रेफरेंशियल इशू में देयर आर सर्टेन कंडीशंस। प्रेफरेंशियल इशू में पूरा चैप्टर आपके सेबी में क्या कंडीशन है, इट सेज वेरी क्लियरली इफ द प्रमोटर और प्रमोटर ग्रुप हैज सब्सक्राइब्ड टू द वारंट बट फेल्ड टू एक्सरसाइज, मतलब वारंट लिया और एक्सरसाइज नहीं किया वारंट का कन्वर्जन के लिए, तो दे बिकम इनएलिजिबल। सेकेंड, promoters and directors if they are a willful defaulter they are ineligible, मतलब नहीं ला सकते प्रेफरेंशियल इशू, कंपनी नहीं ला सकती चाह के भी, मजबूरियां, इनएलिजिबिलिटी हमारी मजबूरियां। थर्ड, इनएलिजिबल से फॉर एग्जांपल अगर आपने कोई भी शेयर्स सोल्ड की हो या ट्रांसफर की हो लास्ट 6 मंथ में, ऐसा पहले बोलता था, लास्ट 6 मंथ टाइमलाइन बहुत बड़ा हुआ, सेबी ने बोला चाहती है इतना बड़ा टाइमलाइन मत रखो, 90 ट्रेडिंग डेज रखो ना, ठीक है। और इसमें याद आ रहा है आपको एक एग्जेम्पशन भी है कि अगर इंटर से प्रमोटर के बीच में ट्रांसफर हुआ, मतलब प्रमोटर ग्रुप आपस में ट्रांसफर किए हैं, दैट इज नॉट ट्रांसफर कमिंग अंडर दिस, राइट। अब सर क्लियर आ गया, मतलब टाइमलाइन रिड्यूस हुआ, इतना इजी बात है सर, घुमा के बोला है ना, समझा दिए। सर एक और अमेंडमेंट इसी में बताते हैं, वो भी बताते हैं। उसमें एक अमेंडमेंट और क्या है, दैट सेज कि दैट an issuer shall not be eligible to make preferential issue if there is any outstanding dues to the stock exchange। भाई अपना पैसा तो सभी लेगा ना, स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है ना, लिस्ट कर देता है। स्टॉक एक्सचेंज एक ईयरली फीस होती है, उसको बोलते हैं लिस्टिंग फीस, वो लेता है आप लोगों से। सर वो लिस्टिंग फीस में क्या होता है ना, कई बार पे ही नहीं कर रहे हो, मांगे जा रहा है, आप पे ही नहीं कर रहे हो, बोला नहीं करेंगे, कल करेंगे, परसों करेंगे, कल आना, ओ से भी कल आना, ऐसे करते हो। बोला बड़ा जाती हो रही, तो बोला इसको क्या किया जाए, बोला एक बेस्ट वे है, बोला एक कंडीशन लगा दो, ये सब प्रेफरेंशियल इश्यू नहीं ला पाएंगे, अगर आपके ड्यू वगैरह हैं नहीं ला पाओगे, बात करो। ओ सर इतना केयरफुल, हाँ सर एक और अमेंडमेंट हुआ कि कंडीशनल एक ऐड हो गई है फॉर प्रेफरेंशियल इश्यू। यस, अगर प्रेफरेंशियल इश्यू में कंडीशन याद करोगे ना 160 में ABCDE है, क्या है, पहला कि इक्विटी शेयर्स फुल्ली पेड अप हो, दूसरा बी, मतलब याद भी करा दे रहे हैं, स्पेशल रेजोल्यूशन पास हो, तीसरा सी दैट सेज कि आपका जो अलॉटीज है सबको डीमेटलाइज फॉर्म में डीमेट अलॉट हो, फोर्थ जो है आपने सबके पैन नंबर वगैरह ऑब्टेन कर लियो, और लास्ट वाला जो है ना वो बोलता है कि जब आप इन प्रिंसिपल अप्रूवल के लिए अप्लाई करोगे ना, सर ये इन प्रिंसिपल अप्रूवल क्या होता है, इन प्रिंसिपल अप्रूवल जब आप अपने शेयर्स को लिस्ट करने जा रहे हो या इश्यू करने जा रहे हो, दोनों के समय पहले लेते हो, तो सर हम क्या करेंगे, उससे मांगेगा परमिशन, हाँ बोलता है जब आप इश्यू नोटिस करोगे ना उसी दिन साथ साथ अप्लाई कर दोगे, साथ साथ। क्यों सर, बिकॉज क्या होता है ना, रीजन बीइंग इससे भी स्टॉक एक्सचेंजेस को टाइम लगता है आपके पेपर को रिव्यू करने में, और कई बार अगर आपको याद होगा प्रेफरेंशियल इश्यू में जब आप SR पास करते हो उसके एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट में कई बातें लिखनी होती है, आपको याद आ रहा है ICDR से एक धुंधला सा, प्री एंड पोस्ट शेयर होल्डिंग कितनी है, विलफुल डिफॉल्टर हो या नहीं वो डिक्लेरेशन, आपका डाइल्यूशन कितना होगा परसेंटेज का, आपका ऑब्जेक्ट क्या है, राइट, ये सारे कंडीशंस लिखने होते हैं। कई बार कई कंपनियां नहीं लिखती है, नोटिस इनकम्प्लीट है, लास्ट में प्रॉब्लम क्या होती है, अप्रूवल नहीं मिल रहा है, नोटिस आके पड़ा है अप्रूव्ड में, तो इसीलिए बोला जिस दिन नोटिस इश्यू करोगे इमीडिएटली बताओ स्टॉक एक्सचेंज को कि हम अप्रूवल ले रहे हैं, तो स्टॉक एक्सचेंज अगर कोई गलती हुई तो तुरंत बता देगा आपको। सर लेकिन रेमेडी क्या है, रेमेडी है आप उस इशू के नोटिस जो आप अपनी पब्लिकली दिए हो, मतलब शेयर होल्डर लोग को, उसके बाद में कोरिजेंडम इशू कर दो कि हमारा ये छोटा सा चीज है जो छूट गया था, अब ये भी ऐड हो गया है, राइट। सो ऑल दिस कैन बी डन, राइट सर। सर एक और है फिर नीचे एक टेन्योर ऑफ कन्वर्टर, ये भी प्रेफरेंशियल इशू से रिलेटेड है, हाँ बता रहा हूं ना, ये भी प्रेफरेंशियल इशू से। इसमें क्या है मालूम, अगर आपको धुंधला याद आ रहा हो, एक टेन्योर है कन्वर्ट, मतलब आपको बोलता है कि यस जब भी आपको वारंट इश्यू हो जाए यू कैन एक्सरसाइज इट विद इन 18 मंथ्स फ्रॉम द अलॉटमेंट। यस सर 18 मंथ्स फ्रॉम द अलॉटमेंट हम एक्सरसाइज कर सकते हैं, करेक्ट। लेकिन जब 18 मंथ्स के बाद एक्सरसाइज करते हो तो कितने दिन लेगी कंपनी, ये आपको कोई बताया आज तक? नहीं सर ये तो नहीं बताया, इसीलिए से भी बोला मैं ले आया, बोला 15 डेज के अंदर अंदर शेयर्स देने होंगे, टाइमलाइन इंट्रोड्यूस। ओह बहुत इजी है सर, ये तो बहुत मतलब प्रेफरेंशियल इशू तो सर सबसे इजी लग रहा है अभी तक सर, मतलब इसमें टाइमलाइन आ गया,
90 ट्रेडिंग डेज हो गया एंड एक कंडीशंस बढ़ गई, लाइक इन प्रिंसिपल के लिए तुरंत अप्लाई करोगे, एब्सोल्युटली। नेक्स्ट कंडीशन इज दैट डिस्क्लोजर टू शेयर होल्डर्स। बोला डिस्क्लोजर टू शेयर होल्डर में क्या चेंजेस आए हैं? बोलता है एक तो जब आप पहले एक कॉपी भेजते थे ना सर्टिफिकेट की कि हमारा आईसीडीआर में कंप्लायंस हो रहा है कि नहीं, पहले स्टैट्यूटरी ऑडिटर देता था, अब बोलता है पीसीएस देगा, कंपनी सेक्रेटरी। लॉजिक है, बिकॉज यू नो जब आप स्टॉक एक्सचेंज में जाते हो ना इन प्रिंसिपल अप्रूवल लेने या फिर आईसीडीआर का पूरा डिटेल देने, तो आपसे वो इन एनी केस आपके पीसीएस की ही सर्टिफिकेट को मांगता है। तो बोला जब वो पीसीएस मांगता है तो हम स्टैट्यूटरी ऑडिटर्स का क्यों दें? तो इसलिए दे हैव कम आउट वेरी डिटेल्ड क्लियरली मार्किंग इट एन अपॉर्चुनिटी फॉर द पीसीएस दैट ये जो सर्टिफिकेट है ये कौन देगा? पीसीएस। क्या सर्टिफाई करेगा कि हमारा जो प्रेफरेंशियल इशू हो रहा है वो आईसीडीआर रेगुलेशन के फुल कंप्लायंस में हो रहा है। एंड सेकेंड क्या है? सेकेंड इज दैट कि अगर अदर देन कैश इशू कर रहे हो, तो पहले था कि वैल्यूएशन कराओगे एसेट्स वगैरह का और उसका बताओगे, अब कोई एसेट्स वगैरह के बदले प्रेफरेंशियल नहीं हो सकता। क्या बात बोल रहे हैं सर आप, बड़ा नया बात बोल रहे हैं। नहीं नहीं सही बता रहे हैं, कोई भी प्रेफरेंशियल वैल्यूएशंस वगैरह के बगैर में कोई वो नहीं हो सकता, दैट कंसिडरेशन अदर देन कैश, आप एसेट्स वगैरह लिए और प्रेफरेंशियल दे दिए, नो। तो सर फिर क्या है? सीधी बात, सिंपल बात यह है कि सीधा सा आपको स्वैपिंग अलाउड है, ओनली स्वैपिंग। सर क्या हुआ स्वैपिंग? स्वैपिंग ऑफ शेयर्स, मतलब एक के बदले दूसरा। ओह तो सर अब स्वैपिंग ओनली अलाउड है? यस सर। एनी अदर चेंज इंटरेस्टिंग हियर? लॉक इन। क्या है? लॉक इन पीरियड हैज बीन रिड्यूस्ड टू 6 मंथ। किसके लिए? अगर आपका अलॉटमेंट एक्सीड है 20% से ज्यादा तो, और अगर 20% के अंदर है तो 18 मंथ्स। सर 18 मंथ्स बहुत लंबा होता है। अरे पहले 3 साल था भैया, सुन लो, पहले ये 3 इयर्स था जो अभी हट गया। पहले ये 6 मंथ की जगह 1 ईयर था जो अब 6 मंथ हो गया। घटा ना, खुश हो? सर समझ गए। सर एक और है, एक छोटा सा इसी पेज पे बता दीजिए ना, प्लेज वाला बता रहे हैं। प्लेज में भी क्या, पहले ये इंट्रोडक्शन मींस था ही नहीं प्रोविजन, ये तो अभी इंट्रोड्यूस हुआ। सर ये क्या बोलता है प्लेज वाला? ये भी बहुत सिंपल सी बात बोलता है। बोलता है कि आप पहले प्लेजिंग अलाउड नहीं था, मतलब प्रेफरेंशियल शेयर्स अगर इश्यूएंस हो गए हैं तो आपके शेयर्स तो लॉक इन हो गए। कितने मंथ्स के लिए? अगर 20% से ज्यादा है तो 18 ज्यादा है तो 6 मंथ रहेगा वो ज्यादा वाला पोर्शन, और 20% के अंदर है तो वो 18 मंथ्स। सर अब इस पीरियड में हमको पैसा चाहिए, कहां से लाएंगे? प्लेज कर नहीं पाएंगे शेयर्स को प्रमोटर वगैरह, तो क्या करेंगे? तो बोला कोई बात नहीं, प्लेज का एक नया इंसर्शन कर दिया। बोला आप शेयर्स को प्लेज कर सकते हो, बिंदास कर लो, लेकिन ठहर जाइए। प्लेज कर सकते हो एज अ कोलेटरल फॉर लोन, बट दैट लोन शुड बी फॉर द पर्पज ऑफ फाइनेंसिंग वन और मोर ऑफ द ऑब्जेक्ट्स ऑफ द इश्यू। आई ला सर, ये तो आप सर नया ट्विस्ट बोल दिए सर। मतलब ओनली एंड ओनली सिर्फ इश्यूएंस के लिए ही आप ये कर सकते हो, राइट? मतलब सिर्फ ऑब्जेक्ट हो तो, नहीं तो कोई मजा नहीं आएगा। तब सर क्या ही लोन मिला, मिला ना लोन, प्रोजेक्ट के लिए तो एटलीस्ट मिला। सर समझ गए सर, कोई बात नहीं सर। फिर सर नेक्स्ट पेज पे हम लोग देख रहे हैं कुछ चेंजेस है। बोलता है डिस्क्लोजर रिलेटिंग टू अब्रीज्ड प्रोस्पेक्टस ऑन दी फ्रंट कवर पेज ऑफ ऑफर डॉक्यूमेंट। हाँ मैं आपको बताता हूं ब्रीफ क्या है। सी रेगुलेशन जो 34 है अपना सेबी का, याद रखने कुछ नहीं है, उसमें बहुत सारे डिस्क्लोजर मांगता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप देखेंगे ऑफर डॉक्यूमेंट, नेम, कांटेक्ट नंबर, राइट, हु इज द लाइक योर मर्चेंट बैंकर, हु इज गोइंग टू द बैंकर टू द इशू, व्हाट आर द size, what are the number of shares to be issued, what is the roughly estimate for the total size, सारे डिटेल्स आपको उसमें देने पड़ते हैं, राइट सर? अब उसी को क्या किया, सिंस द कंपनी एक्ट ऑल्सो हैज अ प्रोविजन विच कंटेन्स द प्रोविजन रिलेटिंग टू प्रोस्पेक्टस, दोनों को अलाइन करके बोला डिस्क्लोजर नॉर्म्स जो है ना फ्रंट पेज पे ज्यादा बढ़ाओ। सर क्यों फ्रंट पेज पे ज्यादा बढ़ाओ? बोला फ्रंट पेज लोग ज्यादा पढ़ते हैं, तो दैट्स रिलेटिंग टू मोर एंड मोर कंटेंट्स। सर बस इतना सही है इसमें? हाँ जी इसमें इतना सही है सर। बट एक सुनिए ना, इंटरेस्टिंग एक और चेंज है, देखिए ना सेबी आईसीडीआर का। अभी आप सर सेबी आईसीडीआर बताए, अभी आप बताए कि हम लोग को जब शुरुआत कराया आप बोले विलफुल डिफॉल्टर फ्रॉडलेंट बोरोवर ऐड हो गया,
आपने सर हमें वहां बताया कि वेंचर कैपिटल का लॉक इन पीरियड रिड्यूस हो गया 6 मंथ का। आपने हमको बताया सर राइट्स इश्यू का टाइमलाइन रिड्यूस हो गया 7 डेज तक। आपने हमको बताया रिफंड का टाइमलाइन 4 डेज हो गया। आपने हमको बताया सर रिलीज का टाइम 4 डेज हो गया। सर आपने हमको बताया प्रेफरेंशियल इशू कब कब इनएलिजिबल हो और उसमें क्या कंडीशन ऐड हो गया, लाइक आप इन प्रिंसिपल के लिए सेम डे अप्लाई करोगे। सर अभी एक और आईसीडीआर आ गया, ये उसी से रिलेटेड बताता हूं क्या, सुनिए ना। ये 32A3A देख रहे हो, ये वाला, ये जो हम लोग ने अभी नेट एलोकेशन किया ना वही वाला है। सर कौन सा नेट एलोकेशन वाला? जो नेट एलोकेशन में आपको समझा रहा था 1/3 और 2/3, याद आ रहा है? मैंने बोला था ना 1/3 आप दोगे अगर इशू साइज है 2 से 10 लाख, और 2/3 उन लोगों को दोगे जो 10 लाख से ज्यादा का अप्लाई करते हैं। याद आ रहा है सर? धुंधला धुंधला नॉन इंस्टीट्यूशनल कैटेगरी में ये वही वाला है। ओह सर फिर क्यों डरा रहा? वापस डरा नहीं रहा, चेक कर रही है आप लोग को आता है कि नहीं वापस से। ओह सर तब तो आ गया सर, हो जाएगा सर, नो नीड टू वरी सर। फिर सर और भी कुछ है इसमें, देखिए ना 49 वगैरह, डरो मत, 49 बताता हूँ। 49 क्या बोलता है आप सुन लो। 49 बोलता है कि जब भी कोई बंदा आपके नॉन इंस्टीट्यूशनल कैटेगरी में अप्लाई करे और आपके पास ओवर सब्सक्राइब्ड नहीं हो, तो नॉन इंस्टीट्यूशनल कैटेगरी वाले को कम से कम जितना एप्लीकेशन साइज है ना उतने तो शेयर्स देना। मतलब जो उन्होंने मिनिमम एप्लीकेशन साइज जो डाले हैं उतना देना, अगर ऑब्वियसली ओवरली सब्सक्राइब नहीं हो तो। नॉन इंस्टीट्यूशनल कैटेगरी में, अगेन सुन लीजिए, नॉन इंस्टीट्यूशनल कैटेगरी में। तो सर इससे बेनिफिट क्या होगा? इससे बेनिफिट होगा नॉन इंस्टीट्यूशनल वाले को कम से कम शेयर्स जितने अप्लाई किए उतने मिलेंगे। लेकिन से भी बहुत क्लियर था, बोला इसको एप्लीकेबल कब से करेंगे? अब ध्यान से सुनिए, बोला एप्लीकेबल करेंगे, सेबी वाज वेरी क्लियर ऑन दैट। बोला पब्लिक इशू जिसकी साइज लेस देन 10,000 करोड़ हो उसके लिए तो 1 अप्रैल से, और जिसकी साइज इक्वल या 10,000 से ज्यादा हो, जैसे LIC FLIC, राइट, वो समय प्लानिंग चल रहा था, एंड ओपनिंग ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल, उनके लिए 1 जुलाई से करेंगे। दैट मीन्स हर किसी के लिए टाइम फेज, मीन्स फेज वाइज मैनर में आया, क्योंकि रातों रात करता तो आप डर जाते कि फिर सर ऐसा तुरंत कैसे कर दिया, तो बहुत टाइम दिया आपको। बोला अगर आपकी साइज 10,000 से लेस है तो 1 अप्रैल से कर दो, और 10,000 से ज्यादा है और आप अप्रैल के बाद इशू ओपन कर रहे हो तो कोई बात नहीं, हम जुलाई के बाद करेंगे। ओ सर मतलब बहुत इजी है सर, ये भी मतलब इतना डरावना नहीं था जो देख के नाम लगा। सर नेक्स्ट एक देखिए ना पेज में क्या लिखा है, प्रोसेसिंग ऑफ अजबा एप्लीकेशन इन पब्लिक इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स एंड कन्वर्टेबल। सर हम लोग तो मालूम है सर, अगर सच बात बताएं राज की बात, तो हम लोग तो पढ़ने के बाद ये डर जाते हैं, इसके बाद हम लोग का होता ही नहीं है, ये पढ़ने के बाद ही हम लोग डर जाते हैं। सर कोई बात नहीं है, आपको डर लगता होगा, बट मैं आपको इनफैक्ट आपको बता देता हूं कि डरने का नहीं है, दिस इज वेरी सिंपल। द सेबी हैज कम आउट विद दिस प्रोसेस। सेबी सेज वेरी क्लियरली, अगर आपको अजबा की पुरानी याद दिलाऊं तो 2009 में द सेबी हैज कम आउट विद दिस अजबा प्रोसेस लिमिटिंग इट टू पब्लिक, राइट, उन्हें QIB को नहीं किया था। बट 2010 में एक ऐसा दिन आया, सेबी रियलाइज दैट इट शुड बी मेड एक्सटेंडेड टू द QIB। 2010 आते आते, एंड 2010 में आने के बाद 2018 में लगा धीरे धीरे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कि अब समय आ गया UPI को बढ़ावा दिया जाए। तो उन्होंने UPI को बढ़ाया एज एडिशनल फैसिलिटी फॉर अजबा। अजबा है और UPI। लेटर ऑन वी ऑल नो रिसेंटली NPCI हैज आल्सो कम आउट कि UPI का जो लिमिट है वो 2 से 5 लाख कर दो। वो भी याद रखिएगा, अभी आपका आधा अमेंडमेंट उसी में हो जाएगा कि UPI का लिमिट हैज आल्सो बीन इनहैंस्ड फ्रॉम 2 to 5 लाख। सो सेबी बोला ये सब प्रोसेस में, जानते हो सिंस UPI का जमाना है, सिंस इतना एडवांस है, अजबा में हम लोग प्रोसेस होता क्या था, अजबा में व्हेन यू अप्लाई, आप अपने बैंक के थ्रू अप्लाई करते हो, बैंक आपके अमाउंट को ब्लॉक कर देता है, राइट, और कंपनी अगर आपको शेयर्स अलॉट होती है वो कर देती है। अभी बोलता है सेबी कि अजबा का एप्लीकेशन शुड ओनली बी प्रोसेस वंस इट इज ब्लॉक्ड, एंड जितने भी इंटरमीडियरीज हैं वो कंफर्म करे कि वो अमाउंट ब्लॉक हो गया। मतलब समझ रहे हो, बैंक से कंफर्म लेने वाला। क्योंकि क्या हो रहा था, पहले मजाक हो रहा था कि कई बार क्या हुआ, से फॉर एग्जांपल बैंक में एप्लीकेशन डाल ली, उसका अजबा में दिखा रहा है, राइट, अजबा में उसका दिखा रहा है, उसका नाम दिखा रहा है अजबा में। अब उससे क्या हुआ, अजबा में नाम दिखाने से
द प्रॉब्लम इज दैट कि उसका अजवा में नाम दिखाया, उससे प्रॉब्लम क्या आया? प्रॉब्लम ये आया कि सर उसका अजवा में नाम आने से मैंने तो उसको शेयर अलॉट कर दिया, बट शेयर अलॉट करने के बाद पता चला बैंक में बाउंस बैक कर गया. देयर इज अ मिसमैच दैट कैन हैपन. दो नो डाउट अभी भी बैंक से कंफर्मेशन लेते हैं बिफोर अलॉटिंग, बट देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी. सो नाउ सेबी इज इंसिस्टिंग ओनली आफ्टर कंफर्मेशन इज ऑब्टेन्ड एंड ऑल इंटरमीडियरीज शुड हैव दैट सिस्टम. सर बट इतना से अमेंडमेंट, हाँ आप डर रहे थे, मैं तो डरा नहीं, इसलिए तो आपको शुरू में बोला कि डरने का नहीं है. सर पहले बोलते ना एकदम नहीं डरते. सर एक स्ट्रीमलाइन ऑफ राइट्स इश्यू, सर फिर से आ गया. अभी अभी सर राइट्स इश्यू में आप डराए सर, हम लोग को अभी भी उसका हॉरर डर लग रहा है सर, वो वाला सर जो आप डराए थे वो वाला अभी भी डर रहे हैं हम लोग तो, और आप अभी फिर एक नया ले आए. अरे अभी वाला जो बताया ना वो तो बताया था राइट्स इश्यू का टाइमलाइन 7 डेज हो गया. अब सुनो क्या होता है ना, राइट्स इश्यू में एक प्रोसेस है, बोलते हैं राइट्स एंटाइटलमेंट. ये क्या होता है सर राइट्स एंटाइटलमेंट? इसमें क्या होता है ना, आपको कुछ राइट्स के बदले, मतलब जैसे जो होता है ना हम लोग राइट्स के बदले जो हम लोग क्या बोलते हैं उसको, राइट्स मिलते हैं ना, हम लोग बोलते हैं जिसको रिनाउंस करते हो आप लोग, उसको आजकल हम लोग डिमैट फॉर्म में बोलते हैं राइट्स एंटाइटलमेंट. और वो क्या होता है ना, आपके अकाउंट में आके क्रेडिट हो जाते हैं और उसकी आप ट्रेडिंग भी कर सकते हो. आप लोग पक्का सुने होंगे जब आईसीडीआर करेंगे, हम उसको ट्रेड भी कर सकते हैं, मार्केट में सेल भी कर सकते हैं, उसके बदले पैसा भी उठा सकते हैं, राइट. और उसकी ट्रेडिंग कब होती है? जब आपका इश्यू खुलता है ना उसी समय साइमल्टेनियसली खुलती है, ताकि जिसको अगर सपोज करिए मेरे पास क्या होता है ना, प्रॉब्लम इज दैट कि राइट्स आए, अब मैं नहीं चाहता कि मैं इसके राइट्स लूं, तो मैं मार्केट में सेल कर दूंगा. कहां पर? ऑनलाइन फॉर्म पे, बीएसई पे लिस्ट होंगे ये आरी, और एक टोकन अमाउंट पे ये सेल होंगे, कोई लेना चाहेगा ले लेगा, राइट सर. तो इसकी ट्रेडिंग कब चलेगी? जब राइट्स का इशू ओपन होगा साथ साथ चलेगी. और बंद कब होगा सर? ये बंद एक्चुअल में क्या ना, लॉ में अभी बोलता था बहुत ही वेग वर्ड में कि 4 डेज प्रायर टू क्लोजर ऑफ राइट्स पीरियड. अब लोग क्या डर गए, 4 डेज प्रायर पीरियड तो बहुत वेग टर्म है, राइट. हाँ सर 4 years बहुत वेग टर्म है, बिकॉज 4 डेज, बिकॉज होता क्या है ना, से फॉर एग्जाम्पल मेरा राइट्स इशू ट्यूसडे को बंद हो रहा हो, तो अब आप 4 डेज बैक काउंट करो, ट्यूसडे, मंडे, संडे, सैटरडे ये भी आ गए, तो राइट्स एंटाइटलमेंट और फ्राइडे को ही बंद हुआ टेक्निकली. बट ये जब तक अकाउंट में राइट्स एंटाइटलमेंट किसके अकाउंट में गए हैं, किसको किसको मेरे को राइट शेयर्स देना है, ये तो T+2 डे के बाद ही पता चलेगा. वो तो क्लियर नहीं हो रहा था क्योंकि 4 डेज के चलते प्रॉब्लम हो रहा था, वर्किंग डेज नहीं लिखा था ना, 4 डेज लिख दिया था, इसीलिए क्लियर किया और बोला एटलीस्ट 3 वर्किंग डेज पहले क्लोज हो. तो अब अगर इशू सपोज करें ट्यूसडे है, तो वो ट्यूसडे, मंडे भी और फ्राइडे भी इधर से चला जाएगा, तो जो होना वो थर्सडे ही बंद हो जाएगा ट्रेडिंग फरिंग, राइट. इनफैक्ट वर्ड प्रायर है तो वो वेडनेसडे ही बंद हो जाएगा. क्लियर? ओ सर बेसिकली ये चेक करने के लिए कि हाँ कौन कौन आरी खरीदा है, ताकि सबके जो खरीदे वो T+2 में जाके अकाउंट्स में सेटल हो जाए. क्लियर? यस सर, बहुत क्लियर हो गया सर. सर इसके बाद लेकिन नेक्स्ट पेज पे जो है ना वो ये जो रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, सर इसकी तो मत ही पूछिए सर, ये तो बहुत ही डर लग रहा है सर. इसमें लिख रहा है कि ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट है उनको अब कन्वर्ट भी कर सकते हैं हम लोग. हाँ जी, प्राइवेट से पब्लिक. देखो इन्विट होता क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट क्या होता है? दे आर बेसिकली इन्वेस्टिंग इन दी एसेट्स, राइट, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स. इनके इन्वेस्टमेंट का आपको क्राइटेरिया भी याद होगा, दे इन्वेस्ट इन दी प्रोजेक्ट्स टू द एक्सटेंट ऑफ 85% ऑफ देयर इन्वेस्टमेंट अमाउंट. बाकी का जो रिमेनिंग अमाउंट है वो उसमें इन्वेस्ट करते हैं जो अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट वगैरह है वो सब में. हाँ सर वो कुछ धुंधला धुंधला ऐसा आप बोल रहे हो तो याद आता है, राइट. सॉरी 85 बोला, 80 और 20, राइट. हाँ सर धुंधला धुंधला याद आ रहा है, लोग ऐसा कुछ करते हैं और वहां से ये लोग डिस्ट्रीब्यूशन भी करते हैं वहां से, राइट, जो भी इनकम अगर आ रही है, करेक्ट. जनरली अभी तक सो फार जो कंसेप्ट चालू था वो ये था, एक होता है पब्लिक इन्विट जब आप पब्लिक इश्यू लाके करो, एक होता है प्राइवेट लिस्टेड इन्विट, मतलब आप जब प्राइवेट किसी ग्रुप को, बॉडी कॉर्पोरेट को, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को दे रहे हो अपने इन्विट यूनिट, वो हो गया प्राइवेट लिस्टेड. एक होता है अनलिस्टेड जिसमें आप लिस्ट नहीं कराते हो. अब सर प्राइवेट वाले में क्या होता है ना, प्राइवेट वाला हो गया क्लोजली, राइट, जिसमें प्राइवेटली इशूड हो किसी एक दो सेलेक्टेड ग्रुप ऑफ इन्वेस्टर को. बट सर हम चाहते हैं हम पब्लिकली जाएं, तो हम कैसे जा सकते हैं? या तो फिर नए तरह से क्या हो पब्लिक, क्योंकि इसमें तो आईपीओ टाइप मैकेनिज्म नहीं है. जैसे आईपीओ में क्या होता है ना, कंपनी है, कंपनी आईपीओ में कभी भी आ सकती है, राइट.
कंपनी है, प्राइवेट कंपनी आईपीओ में आना चाहती है, इजीएस्ट वे पब्लिक में कन्वर्ट की, या फिर ऑफर फॉर सेल ले आई, पब्लिक में नेम कन्वर्ट हुआ, सब कुछ हुआ एंड प्रोसेस हो गया, शेयर्स पब्लिक में चले गए, आपके शेयर्स बिक जाएंगे, ऑफर फॉर सेल कुछ शेयर्स, और कुछ आप नया इश्यू कर दोगे, राइट सर। सिमिलर मैकेनिज्म बोला यहां प्राइवेट लिस्टेड के भी ले आओ। तो सर इसमें क्या किया, इसमें बोला कन्वर्जन करने के लिए कुछ कंडीशंस है। सर हम लोग कैसे याद करेंगे कंडीशन, सर थोड़ा आपको तो बताना पड़ेगा ना कि पब्लिक टू प्राइवेट, यस ये बहुत चांसेस है, सॉरी प्राइवेट टू पब्लिक हाई चांसेस है कि आप लोग को पूछ ही ले, क्योंकि जानता है कि आप लोग कन्वर्जन प्रोसेस ये सब याद नहीं करते हो, आप लोग को लगता है बहुत बोरिंग है, क्या होगा, पढ़ लीजिए प्लीज। कैसे याद रखेंगे सर, आप बताइए ना सर, आप थोड़ा सा हम लोग को बता दीजिए तो हो जाएगा। बताते हैं ना, पहला कंडीशन इज दैट कि आपका जो बोलता है ना कि यू शुड हैव इन कंप्लाइड विद द रेगुलेशन, राइट। सर ये रेगुलेशन वगैरह याद नहीं रहेगा, हाँ ठीक है कोई बात नहीं, आप याद रखना जो मिनिमम 80% वाला जो प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया था और 20% प्रोजेक्ट इन अंडरगोइंग प्रोजेक्ट में क्राइटेरिया था, वो उस प्राइवेट ट्रस्ट का मतलब प्राइवेट इन्विट का इन्वेस्टेड हो, दैट इज द फर्स्ट कंडीशन। सेकेंड, वो लिस्टिंग एग्रीमेंट का कंप्लाई किया हो। सर कितने साल के लिए, 3 साल के लिए। सर लेकिन 3 साल से पहले कम ही लिस्ट हुआ तो उतने टाइम के लिए। तीसरा, उसका प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह में कोई डिफॉल्ट नहीं हुआ। कितने साल में सर, 3 साल में। सर लेकिन 3 साल से पहले इनकॉर्पोरेट हुआ तो कोई बात नहीं, जितना हुआ उसके लिए। फोर्थ, वो मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग मेंटेन कर रहा हो। याद है इसका रेगुलेशन होता है, रेगुलेशन 14, राइट है 14 है, लेकिन सर हम लोग अभी उसका याद करें, कोई बात नहीं, उसमें भी 25% टू द आउटस्टैंडिंग ड्यूज ऐसा ही है, मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग मेंटेन कर रहा हो। और एक इसमें होता है मिनिमम नंबर ऑफ इन्वेस्टर्स, याद आ रहा है, नहीं सर थोड़ा धुंधला धुंधला याद आ रहा है। प्राइवेट में कितने होते हैं, प्राइवेट में होते हैं 5 और पब्लिक में होते हैं 20, राइट, ऐसा ही कुछ है। सर ये सारे कंडीशन अगर आप पहले सेटिस्फाई कर जाओ, देन यू विल बी एबल टू स्विच फ्रॉम दी प्राइवेट टू पब्लिक। सर बस इतना सही, हाँ आप इतने कंप्लायंस कर जाओ, यू कैन स्विच फ्रॉम प्राइवेट टू पब्लिक। सर बट एक चीज है, इसमें कोई कैप होता होगा ना कि कितना % तक बाहर के लोग आ सकते हैं। यस, ऑफर फॉर सेल जैसे इसमें भी कंडीशन होती है कितने लोग आ सकते हैं, इसमें एकदम बहुत क्लियर है। आप देखिए, द मैक्सिमम सब्सक्रिप्शन जो आप ऑफर कर सकते हो बाहर के लोग को, दैट शॉल नॉट बी मोर देन 25% ऑफ द टोटल कैपिटल। ओह, सो दैट मीन सर हम अपना जितना भी एग्जिस्टिंग उसका 25% ही उनको ऑफर कर सकते हैं, करेक्ट। सर एक और इसमें चेंज है सर, अगर आप ध्यान से देखें तो एक बोलता है कि सर जो आरई ट्रेडिंग जो लिस्टिंग करने का समय है ना, वो भी रिड्यूस कर दिया है, सीधा 12 वर्किंग डेज 6 ला दिया है। यस, आधा कर दिया है। आपको पता होगा सेबी इज इमेंसली फोकसिंग ऑन T+1 डेज लिस्टिंग, अभी धीरे धीरे वो भी हो जाएगा, राइट, फॉर द इक्विटीज, फॉर द ये यूनिट्स वगैरह। सिमिलरली फॉर द आरईट्स वगैरह जहां पर टाइम कंज्यूमिंग होता है, बिकॉज जब आप एप्लीकेशन करते हो, यूनिट्स भेजते हो, आरटीए कंफर्म करेगा, बैंक कंफर्म करेगा, बैंक अमाउंट को रिकंसाइल करेगा, ये सब टाइम लेता है अभी भी, बट स्टिल दे हैव रिड्यूस इट टू फ्रॉम 12 to 6। ये जो आप एक देखोगे ना, इसमें मैंने जस्ट सर्कुलर का कॉपी रखा है, अगर आप इस सर्कुलर को देखोगे 28 अप्रैल को जो सर्कुलर आया, देखो उन्होंने पूरा कर दिया कि जैसे इश्यू क्लोज हो टी डे को, तो स्टॉक एक्सचेंज तुरंत आपकी सिलेक्टेड बिड को अपलोड करेगा, फिर आरटीए तुरंत इमीडिएटली इलेक्ट्रॉनिक बिड को स्टॉक एक्सचेंज से कलेक्ट करेगा, ऐसे करके दे विल डू इट इन T+1। देयर आर लॉट ऑफ एक्टिविटीज, अनदर एक्टिविटीज विल बी T+2 डेज, फाइनलाइजेशन हो जाएगी टेक्निकल रिजेक्शन वगैरह का T+3 डेज में, देन T+4 डेज में आपके क्रेडिट वगैरह जो जाने पैसे उसके अकाउंट में चले जाएंगे, T+5 में आरटीए जितने डीमैट वगैरह रीमैट क्रेडिट करना वो सब कर लेगा, एंड T+6 में आपको ट्रेडिंग स्टार्ट कर देनी है उनकी। ये जस्ट दिखाने के लिए किया कि देखिए सेबी इज नॉट दैट लाइक जस्ट फॉर द सेक ऑफ सेइंग, दे हैव द एंटायर मैकेनिज्म वर्कड आउट टू सॉल्व इट आउट, रिड्यूसिंग इट फ्रॉम 12 वर्किंग डेज टू दी रिमार्केबल 6 वर्किंग डेज। सर बस इसमें इतना ही है सर, और कुछ चेंजेस है इसमें, और जो चेंजेस है वो एक है कि सिंस अब एक कंसेप्ट आ गया रिलेटिंग टू प्राइवेट इन्विट, राइट, बोला कि शेड्यूल 2, ये भी एक तो शेड्यूल है, इसमें बहुत सारे शेड्यूल है ना, लाइक शेड्यूल 3 है जिसमें जनरल कंडीशंस है, ऑफर डॉक्यूमेंट में क्या होगा, शेड्यूल 2 में फीस के बारे में लिखा है।
तो वहां पर देखना आप, पब्लिक वाले का लिखा हुआ है, पब्लिक वाले का फीस आपको याद ही होगा, सेम है 0.1% एंड 0.05%, एकदम सेम, बस याद कर लेना। बस एक चेंज है, मालूम है क्या? पब्लिक वाले में इनिशियल एंड फॉलो ऑन ऑफर लिखा हुआ है। क्यों फॉलो ऑन? क्योंकि सिंस पब्लिक इन्विट है तो बार बार एफपीओ वगैरह भी ला सकता है, राइट? तो इसलिए एफपीओ भी लिखा हुआ है। इसमें सिर्फ एक बार आईपीओ के लिए लिखा 0.1% और राइट्स इश्यू में 0.05% फीस आपको जमा देनी होती है। ये रिलेटेड टू फीस है। सर समझ गए सर? सर आप देखिए ना सर, एक भारी भरकम जो चेंज है ना वो नेक्स्ट पेज पे लग रहा है, स्पेशल सिचुएशन फंड। नाम सुन के सर हम लोग को बड़ा स्पेशल टाइप का फीलिंग आता है। कई बार तो सर बोलना नहीं चाहिए, आपको ऑनेस्टली फीडबैक दे रहे हैं सर, ऐसा लगता है कि कुछ हम लोग कुछ मिस आउट नहीं कर जाए, बहुत बड़ा तरह कुछ स्पेशल है इसमें। नहीं, स्पेशल कुछ नहीं, इसको ध्यान से सुनो। इसमें क्या है ना, मैं पहले बोल देता हूं तो आप सुनोगे तो इजी हो जाएगा। ये सेबी ने क्रिएट किया है, स्पेशल सिचुएशन फंड इज अ कैटेगरी ऑफ अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड। सर ये कैटेगरी अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड की, हाँ जी, ये कैटेगरी 1 है। सर अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड जानते हैं? सर आप इतना बोलोगे हम भूल जाएंगे क्या होता है। अरे उसमें 3 कैटेगरी होती है ना, 1 2 3। 1 में होता है आपके जनरली वेंचर कैपिटल फंड एटसेट्रा, राइट? सेकंड में होता है जहां पर लेवरेज भी नहीं हो और जो थर्ड टाइप का भी नहीं हो, वो होता है सेकंड में। थर्ड में होते हैं लेवरेज वाले, जैसे कि हेज फंड। हाँ सर, धुंधला धुंधला अब याद आया, क्लियर हुआ। यस, वही कैटेगरी होती है। इसी कैटेगरी 1 में एक स्पेशल सिचुएशन फंड भी डाला गया है, जैसे कि सोशल इंपैक्ट फंड आप पढ़े होंगे, वो भी एक वहां पर है। सर स्पेशल सिचुएशन है क्या, मैं बताता हूं। स्पेशल सिचुएशन फंड एक फंड होगा, स्कीम होगी, जो लोग स्पेशल सिचुएशन एसेट्स में ही इन्वेस्ट करेंगे। सर स्पेशल सिचुएशन एसेट्स में इन्वेस्ट करेंगे मतलब स्पेशल सिचुएशन एसेट्स क्या होती है बता दीजिए? स्पेशल सिचुएशन एसेट्स होती हैं, एक मिनट, स्पेशल सिचुएशन एसेट्स ये क्या होती है सर? इसमें होती है, पहला तो जैसे फॉर एग्जांपल, पहला किसी का, से फॉर एग्जांपल ये रिसीव्ड हो, सिक्योरिटी रिसीव्ड हो एआरसी की, मतलब एआरसी समझ गए ना, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, मतलब एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी है, वो सिक्योरिटी रिसीव करके पैसा उठा रही है किसी कंपनी को बचाने के लिए, तो यहां पर ये इसको एक्वायर कर सकती है। दूसरा, किसी का बोरोइंग है जो एक तरह से इन शॉर्ट 90 डेज वगैरह ट्रू होके आपका एनपीए टाइप डिक्लेयर हो गया है, राइट? 90 डेज वगैरह का, उसमें इन्वेस्ट करेगी। समझ में आ रहा है ना? प्लीज मेरे साथ हो ना सर। ये सब टाइप में ऐसे ऐसे जो सिचुएशन बता रहे हैं आप, डरावनी टाइप के सिचुएशन में क्यों पैसा डालेगी? या फिर किसी का स्ट्रेस्ड एसेट्स हो, स्ट्रेस एसेट्स माने जानते हैं, जो बिक्री वगैरह नहीं हो सके, मतलब मेरे ऊपर एक खुद दर्द है, वो हो गया स्ट्रेस एसेट्स। सर ये इस टाइप के में क्यों फंड डालेंगे लोग? सी, ये सब में फंड डालने से कैश काउ डील होती है। आपको लगता है कि कोई कंपनी डूब रही है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है जिस कंपनी में हम ये सब में पैसा जो डालेंगे, हो सकता है ये कंपनी अगर पैसा डालने से दे कैन फ्लरिश मोर एंड रिटर्न विल बी सो हेल्दी। So that's why the SEBI is saying, let's create a fund which is called Special Situation Fund. हाँ सर, अब समझ में आया। ये फंड एक फंड बनेगा, इस फंड का एक कॉर्पस होगा। कॉर्पस कितने का होगा? मिनिमम 100 करोड़ का। 100 करोड़ का कॉर्पस होगा, इतना बड़ा। हाँ सही बोलते, इतना बड़ा फंड में पैसा जमा करो। और इसमें जानते हो कौन कौन इन्वेस्ट करेंगे? इनमें डिफरेंट वेराइटीज के लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं सर। जैसे कि फॉर एग्जांपल इसमें आपके नॉर्मल इन्वेस्टर भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, एक्रीडेटर इन्वेस्टर भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, और आपके जो एम्प्लॉइज अगर वो लोग भी कर सकते हैं। अगर आप इसी पेज में नीचे गिरोगे, पेज में नीचे गिरना, अपने आप से नीचे नहीं, नीचे नजरों में कभी नीचे मत गिरो। इसमें क्या देखो लिखा हुआ है, ईच स्कीम ऑफ एसएसएफ shall have at least a corporate of 100 करोड़। एंड एसएसएफ क्या करेगा? सबसे पैसा लेगा वैल्यू इन्वेस्टमेंट का, दैट शुड नॉट बी लेसर देन 10 करोड़ फ्रॉम एन इन्वेस्टर। मिनिमम वैल्यू शुड बी 10 करोड़, राइट? दैट ही शुड एक्सेप्ट। सर इतनी बड़ी अमाउंट लेगा इन्वेस्टर से? हाँ, क्योंकि फंड ही वैसा कंटिजेंट है। एंड इन अदर केसेस
where there is a accreditor invested. सर accredited investor फिर एक कंडीशन आएगा. सी सेबी हैज क्लासिफाइड ए न्यू इन्वेस्टर जो HNI टाइप लगता है, राइट? उसमें कंडीशन है नेटवर्थ और इनकम पे बेस्ड कंडीशन है. अगर वो accredited इन्वेस्टर से पैसा आ रहा है तो उनके लिए साइज होगी 5 करोड़. और अगर कोई SSF माने स्पेशल सिचुएशन फंड का एम्प्लॉय डायरेक्टर वो लोग पैसा डालना चाहते हैं इन्वेस्टमेंट, तो उनके लिए तो भैया एम्प्लॉय है, थोड़ा सा तो मर्सी रखना ही पड़ेगा ना. उनके लिए 25 लाख, इतना छोटा सा, हाँ उनके लिए 25 लाख, जी लो अपनी जिंदगी. ये लोग पैसा डालेंगे. और ये क्या होगा ना, SSF ऑल्सो कैन एक्ट एज अ रेजुलेंट एप्लीकेंट. मतलब जितना जो मैं बताया वो तो है ही, दे कैन ऑल्सो एक्ट एज अ रेजुलेंट एप्लीकेंट. सर व्हाट मींस, मतलब वो किसी कंपनी को जो IBC वगैरह में इतने सस्ते डील में जा रही है, उसमें पूरा का पूरा पैसा इन्वेस्ट करके उसको खरीद लेंगे. सर खरीद लेंगे तो कंपनी उनकी हो जाएगी, हाँ, और फिर उसके बाद उसका जो रिटर्न आएगा उस रिटर्न से आपको खिलाएंगे. सर बहुत बढ़िया ये तो, हाँ इसीलिए तो सेबी लेके आया द स्पेशल सिचुएशन फंड. सर समझ गए. सर उसके बाद है ना एक छोटा सा देखिए ना और है, एक सेबी अल्टरनेटिव का फिर से आ गया सर, ये डरावना वाला. आप अभी इतना इजी वेस्ट में समझाते फिर डरा दिया. कुछ नहीं डराया, ये बहुत इजी बोला है. ये बोला कैटेगरी 3 वाले जो इन्वेस्टमेंट करते हैं ना, मतलब हेज फंड वगैरह, दे शुड नॉट इन्वेस्ट मोर देन 10% ऑफ द इन्वेस्टेबल फंड्स. सर इसमें कैटेगरी 1 एंड 2 का भी लिमिट था ना, याद आ रहा है दुल्ला दुल्ला बचपन में? कैटेगरी 1 और 2 में भी जो लिमिट है 25%, कैटेगरी 3 में बस 10% है. सर लिमिट में इधर उधर चेंज हुआ नहीं, लैंग्वेज चेंज किया, बोला 10% इन द इन्वेस्टी कंपनी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, राइट? और अगर लार्ज वैल्यू फंड हो एक्रेडिटेड इन्वेस्टमेंट के लिए तो उनकी लिमिट है 20%. सर बस इतना इजी सही, हाँ बस लैंग्वेज चेंज. सर समझ गए सर? तो मतलब डरेंगे नहीं अब देखते वक्त, एकदम नहीं. सर देखिए ना फिर एक तो चेंज आ गया. अब ऐसे बोलते हैं, अब ये बहुत अजीब सा है सर, लिखता है ऑपरेशनल सर्कुलर रिलेटिंग टू नॉन कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज, सिक्योरिटीज डेट इंस्ट्रूमेंट, सिक्योरिटीज रिसिप्ट, म्युनिसिपल डेट एंड कमर्शियल पेपर. इतना भारी भरकम वर्ड. कुछ नहीं है, सीधा सिंपल सी बात इसमें बताई. बोला UPI की लिमिट बढ़ा के 5 लाख कर दी है, क्योंकि NPCI ने खुद ने एक सर्कुलर लाया था. ऑल ऑफ अस नो दैट दैट सर्कुलर हैज बीन ब्रॉट इन द 2021 समवेयर इन द September, mandating clear that the limit of UPI be raised from 2 to 5 lakh. तो इसमें बार बार हर जगह लिखा हुआ है कि आप जब भी इशू साइज डालोगे तो 2 to 5 लाख हो सकती है, आपकी एप्लीकेशन साइज 5 लाख तक की हो सकती है. सो दीज आर दी अमेंडमेंट्स. सर समझ गए? बहुत इजी है, मतलब UPI लिमिट वाला 5 लाख. सर समझ गए? सर उसके बाद देखिए ना कुछ और चेंजेस है रिलेटिंग टू दिस योर इशू एंड लिस्टिंग ऑफ नॉन कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज. अभी अभी सर आपने प्रेफरेंस शेयर बताया, अभी अभी नॉन कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज पे चेंज आ गया. अरे इसमें भी कोई चेंज नहीं है, बहुत छोटे छोटे चेंज है. देखो 2 चेंज है जो LODR से मिलते जुलते हैं. क्या है? ऑब्लिगेशन ऑफ इश्यूअर में एक लैंग्वेज चेंज किया है. सर क्या लैंग्वेज चेंज किया है? द लैंग्वेज इज दैट दे आर सेइंग the issuer shall ensure that the secured debt securities are secured by 100% or such higher amount as may be required as per the terms of offer. पहले सिर्फ 100% ही था, अभी और सच हायर अमाउंट लिख दिया. मतलब अगर डिवेंचर ट्रस्टी को लगे कि भाई ये डेट सिक्योरिटी अगर इशू किया मार्केट में, जैसे फॉर एग्जांपल नॉन कन्वर्टेबल डेट सिक्योरिटीज इशूड है मार्केट में, नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर इशूड है, लिस्टेड है बाय लिस्टेड एंटिटीज वगैरह, तो उनके अगेंस्ट में कितने की सिक्योरिटीज कवर क्रिएट करनी है. पहले था 100%, अब बोला और हायर भी हो सकता है. क्यों? क्योंकि मालूम है क्या होता है, इंटरेस्ट पे डिवेंचर सॉरी डेट पे इंटरेस्ट ड्यू हो गया, डिवेंचर्स पे इंटरेस्ट आ गया, प्रेफरेंस शेयर्स पे इंटरेस्ट ड्यू हो गया, मतलब जो डिविडेंड एक्युमुलेट हुआ, तो ये जो सारा पोर्शन अनड्यू रह जाता है ना, बोला इसके लिए भी हो सकता है सिक्योरिटी कवर क्रिएट करना पड़े, तो वो 100% से हायर भी हो सकता है, राइट? और सिमिलर चेंज उन्होंने किया जाके नॉन कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज के लिए जो LODR में चैप्टर है उसमें रेगुलेशन 54 में, हम लोग यहीं पढ़ लेंगे वो. ओह सर दैट मींस ये सिक्योरिटी कवर वाला जो है ये हर जगह ऐसा कर दिया कि 100% और सच हायर सिक्योरिटी कवर, एब्सोल्युटली इवन इन LODR. ओह सर तब तो समझ में आ गया, तब तो कोई दिक्कत नहीं है. सर फिर नेक्स्ट में देखिए ना एक लिस्टिंग लिखा है इंडियन स्टॉक एक्सचेंज. अब ये LODR में हम आ गए, हम LODR के जोन में प्रवेश कर चुके हैं.
एलओडीआर के अमेंडमेंट्स आप बार बार बहुत बार पढ़ते होंगे, मेरे मुख से तो बहुत बार सुने होंगे, हमारे वीडियो बहुत सुने होंगे। एलओडीआर में पहला क्या एक चेंज आया मालूम है ना, बहुत पहला चेंज आया, बहुत पहले आ गया था ये आ गया था क्या कि जब भी आप किसी डायरेक्टर को रीअपॉइंटमेंट करते हो या अपॉइंटमेंट करते हो तो उनका अप्रूवल विद इन 3 months ले लीजिएगा फ्रॉम द डेट ऑफ अपॉइंटमेंट, या फिर नेक्स्ट जनरल मीटिंग जो भी जल्दी उसमें ले लीजिएगा। क्यों? क्योंकि बोला इतना वेट नहीं करने का, एडिशनल डायरेक्टर लंबा नहीं रखने का है। अभी बस अमेंड क्या किया, बोला मैनेजर को भी ले आओ, मैनेजर को लाना बहुत जरूरी है, बोला मैनेजर को भी यहां इंसर्ट कर दो, मैनेजर इज ऑल्सो रिक्वायर्ड टू बी इंसर्टेड इन दिस प्रोविजन, सो अकॉर्डिंगली दे हैव इंसर्टेड दिस प्रोविजंस ऑफ मैनेजर इन द रेगुलेशन 17 इटसेल्फ। मैनेजर भी आ गया, राइट सर, समझ गए, मैनेजर भी आ गया। सर उसके अलावा कोई चेंज आया उसके अलावा बताते ना, डोंट वरी। फिर उसके बाद क्या आया, एक और छोटा सा चेंज, बोला आप अपॉइंटमेंट और रीअपॉइंटमेंट करते हो ना, किसी कंपनीज एक्ट में क्लियरली लिखा हुआ है कि व्हेन अ डायरेक्टर इज रिजेक्टेड, तो उसको जब आप एडिशनल डायरेक्टर भी बनाना जाओ तो आप उसका अप्रूवल लेकर आओगे, मतलब शेयर होल्डर के बिना अप्रूवल के नहीं अपॉइंट कर सकता, बोर्ड चाह के नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि शेयर होल्डर ने उसको लात मार दी जनरल मीटिंग में। SEBI was not clear on that. SEBI has no provision for that. So SEBI has also come out very clearly, saying pretty well कि अगर कोई भी मैनेजिंग डायरेक्टर या होल टाइम डायरेक्टर मैनेजर पोजीशन पर आया हो एंड उनका अपॉइंटमेंट या रीअपॉइंटमेंट रिजेक्टेड हो गया हो, दैट विल ऑल्सो रिक्वायर द प्रायर अप्रूवल ऑफ शेयर होल्डर इफ यू आर कंसिडरिंग देम अगेन। बोला सर ये तो कंपनीज एक्ट में था ही ना। नहीं नहीं, कंपनीज एक्ट में जो था ना थोड़ा सा वेग हो रहा था, मालूम है। कंपनीज एक्ट में ऐसा था कि आप कोई डायरेक्टर हो, उसको एडिशनल डायरेक्टर लेके मतलब रिजेक्ट हो गया है तो उसको एडिशनल डायरेक्टर बोर्ड पे नहीं ला सकते, राइट। यहां क्या था ना, दो बात थी, लोग जनरली लिस्टेड कंपनी में दो दो रेजोल्यूशन पास कर लेते, एक मैनेजिंग डायरेक्टर को अपॉइंटमेंट करने का और एक उसको सिंपल डायरेक्टर कैटेगरी में अपॉइंट करने का। बोला डायरेक्टर वाला अपॉइंट हो गया, मैनेजिंग डायरेक्टर वाला रिजेक्ट हो गया, तो लोग क्या करते थे, फिर से उसको मैनेजिंग डायरेक्टर रीरेजिनेट कर दे रहे थे। बोला दो रेजोल्यूशन थे ना, डायरेक्टर वाला अप्रूव हो गया तो हम बना ही सकते हैं इसको कंटिन्यू, मैनेजिंग डायरेक्टर का बोला रिजेक्ट हुआ तो बोला फिर से इसको रीडेजिनेटेड कर दो, बोर्ड अपने आप ही कर देता था। इसीलिए कंट्रोल कर दिया, बोर्ड के हाथ काट दिए गए। बोला नहीं, बोला अगर इंक्लूडिंग मैनेजिंग डायरेक्टर, होल टाइम डायरेक्टर और मैनेजर भी रिजेक्ट हो जाए तो उनको वापस से एजीएम से घुमा के लाना या जनरल मीटिंग से घुमा के लाना। बोला सर इतना सही, बस इजी लगा है तो सर, इजी तो है। बोला तो आपको बहुत इजी लगी, अब तो आप इंजॉय करोगे। नेक्स्ट वाला तो मैंने कितनी बार पढ़ा दिया, याद आ रहा है वो अभी अभी हम बोले थे कि क्रेडिट रेटिंग एजेंसी, यहां पर याद रखना, जब क्रेडिट रेटिंग एजेंसी राइट अपॉइंट होती है तो हम लोग उसकी रिपोर्ट टिल द एंटायर प्रोसीड यूज होती है तब तक उसको रोल रहेगा, और उसकी क्वार्टरली रिपोर्ट मैंने बताया था ना अभी अभी सुबह थोड़ा जब धुंधला धुंधला स्टार्ट किए थे, ऑडिट कमेटी के सामने प्लेस होगी ऑन अ क्वार्टरली बेसिस, राइट सर। सर ये भी हमें समझ में गया। नेक्स्ट है, अब से जानते हो कोई भी पहले क्या था, सेबी ग्रेजुअली डिजिटलाइज का जमाना है। अभी देखो आप ये लोग मेरे को डिजिटल मोड से सुन रहे हो ध्यान से, राइट, इससे बड़ा और क्या हो सकता है। तो डिजिटलाइज के जमाने में हम क्या करते हैं, शेयर फिजिकल मोड में नहीं रखते हैं, सेबी मना करता, बोले फिजिकल मोड में अब नहीं। सेबी ने धीरे धीरे, आपको मालूम ही होगा, ट्रांसफर्स वगैरह सारे डीमैट फॉर्म में कर दिए, राइट। बोला सब ट्रांसफर डीमैट फॉर्म में होंगे, सेबी ने एलओडीआर में बोल रखा है। एक और नया ला दिया, बोला अब डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट भी अगर किसी को दिए ना, मतलब कोई आपको एप्लीकेशन भेजेगा ना धीरे से अपना सर्टिफिकेट लिखा के कि प्लीज डुप्लीकेट दे दीजिए, आप बोला दे देंगे, डीमैट फॉर्म में लो, नो फिजिकल, से नो टू फिजिकल, उनको भी आप डीमैट मोड में ही दोगे। ओ सर ये समझ गया, मतलब डीमैट, नॉट ओनली दैट, इनफैक्ट transmission and transposition are also to be affected in DMAT form. So everything is becoming DMAT, DMAT, DMAT. सर दिमाग खराब हो गया DMAT सुन के, कोई बात नहीं, धीरे धीरे याद करेंगे। एलओडीआर में देखो कितने छोटे छोटे चेंज किए, मतलब 4-5 तो किए यार, मैं तो इससे मतलब
ठीक है सर, आप तो याद रखते हो, आपकी अलग बात है। इतने छोटे छोटे से फॉर एग्जांपल क्या एलओडीआर में चेंजेस, एलओडीआर में पहला चेंज हम लोग अभी पढ़े, जैसे फॉर एग्जांपल किसी मैनेजर को भी अपॉइंट करो डायरेक्टर के साथ बात, तो वो 3 मंथ्स के अंदर रेगुलराइज वगैरह कर लेना। सेकेंड, वो भाई आप क्या बोलते हो, मैनेजिंग डायरेक्टर वगैरह को अगर रिजेक्ट हो गया तो वापस से शेयर होल्डर के थ्रू ही लाना। थर्ड, वही कि लिस्टेड कंपनीज वगैरह हो तो क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज वगैरह के थ्रू ही करके उसकी रिपोर्ट जो है क्वार्टरली प्लेस करना, राइट? यस सर। फिर उसके बाद पड़ेगी रिक्वेस्ट वगैरह वो जो है ट्रांसफर ट्रांसमिशन की, वो भी डीमैट फॉर्म में ही प्रोसेस होगी, राइट? वो भी समझ गए सर। सर और कुछ चेंज एलओडीआर में है ना? एक एलओडीआर में आप सुने होंगे, जब कोविड का काल आ रहा था उसके ठीक पहले इसने प्रपोज किया कि 1 अप्रैल 2020 से टॉप 100 को कंपनीज होंगी, उनके डेजिग्नेटेड, उनके जो आपके चेयरपर्सन और एमडीओ का, सीईओ का रोल है, दे विल सेग्रीगेट द रोल। मतलब क्या होगा, बोला कि उस कंपनी में जनरली बोला चेयरपर्सन और एमडी दोनों के रोल सेग्रीगेट करो, और दी चेयरपर्सन शैल बी नॉन एग्जीक्यूटिव। बोला उसको नॉन एग्जीक्यूटिव बना देंगे, बट लेटर ऑन से भी रियलाइज कि भाई ये तो होना ही नहीं है। कोविड आ गया, बोला 2 साल बढ़ा दिया। फिर 1 अप्रैल 2022 के पास भी आके देखा, बोला कोई करने वाला नहीं है, क्योंकि कौन करेगा, बिकॉज होता क्या है ना, चेयरपर्सन इज लाइक वन हु कंट्रोल्स द अफेयर। So generally the companies will not encourage that such circumstances where there should be non-executive person should be there on the chairperson side. So that's why the SEBI thought that let's withdraw it. उन्होंने withdraw कर लिया और अब इसको voluntary बना दिया, इसलिए लिखा हुआ है it is not a mandatory, it is a voluntary. सर समझ गए सर, ये तो बहुत इजी था ये भी। हाँ तो मैं तो बोल ही रहा हूँ एलओडीआर के सब चेंजेस इजी हैं। नेक्स्ट पेज पे सर एक एसेट कवर को देख के लिखा हुआ है, एसेट कवर जो हैज बीन सब्स्टिट्यूटेड विद द वर्ड सिक्योरिटी कवर। अब आप ये पूछेंगे ना तो हम थोड़ा सा नाराज हो जाएंगे, और हम नाराज हो जाएंगे तो फिर हम आगे बताएंगे नहीं, पढ़ाएंगे नहीं। बोले सर ऐसे क्यों नाराज सर? नाराज इसलिए, मैं अभी अभी आपको बताया ना कि सिक्योरिटी कवर जो वर्ड आया वो क्यों आया, बिकॉज अगर हमने नॉन कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज का अभी अभी याद कर रहे होंगे तो मैंने नॉन कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज में आपको बताया, क्या बताया सर? नॉन कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज में हमने अभी आपको बताया कि वहां पर 100% और हायर अमाउंट ऑफ सिक्योरिटी वर्ड आ गया है, राइट? डिवेंचर ट्रस्टी ने इंट्रोड्यूस कर दिया, क्यों? क्योंकि उसमें इंटरेस्ट भी होता है एटसेट्रा, तो लेफ्ट इट टू द डिस्क्रिप्शन ऑफ द ट्रस्टी। सिमिलरली बोला यहां पर भी जो वर्ड एसेट कवर था ना, बोला एसेट कवर से नहीं होता है क्योंकि उसके ऊपर बताया ना इंटरेस्ट वगैरह सब आ जाता है, तो बोला लेट्स रिप्लेस द वर्ड इन 54, द वर्ड शुड बी सिक्योरिटी कवर। तो अब जो आप मेंटेनेंस करोगे मिनिमम वो सिक्योरिटी कवर होगा। जो शेयर सर्टिफिकेट, जो सर्टिफिकेट दी जाएगी ऑडिटर्स की, वो किस पे होगी? सिक्योरिटी कवर पर होगी। इसकी सर्टिफिकेट देता ऑडिटर, राइट? कब देता है? जब नॉन कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज हो। कहां लिखा है सर? रेगुलेशन 54 में लिखा है। ओ सर बहुत क्लियर, मतलब अब तो एलओडीआर में एकदम मतलब लग रहा है सर ये तो कुछ चेंजेस ही नहीं थे, एलओडीआर में नहीं थे, आईसीडीआर में ही नहीं थे। आईसीडीआर में क्या है, इतने इजी रिफंड का टाइमलाइन, आपका रिलीज का टाइमलाइन, आपका लॉक इन पीरियड रिड्यूस हो गया, राइट? राइट इश्यू का टाइमलाइन 7 डेज हो गया, राइट? एंटाइटलमेंट आपके 4 वर्किंग डेज हो गए पहले, सॉरी 3 वर्किंग डेज हो गए जो बंद होंगे पहले, राइट? प्रेफरेंशियल इशू में इन एलिजिबिलिटी में 90 ट्रेडिंग डेज हो गया, वो 6 मंथ की जगह। इन और ये सॉरी प्रेफरेंशियल इशू में वन ऑफ द कंडीशन इज इंट्रोड्यूस कि आप इन प्रिंसिपल अप्रूवल तुरंत साथ साथ ट्राई करोगे। फिर हम लोग रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट की तरफ जब चले तो इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट में पब्लिक सॉरी प्राइवेट से पब्लिक करने का मैकेनिज्म समझ गए, एकदम बातों ही बातों में कुछ कंडीशन थी, कंप्लाई करो, प्राइवेट टू पब्लिक इन्विट हो जाओगे, राइट? टाइमलाइन रिड्यूस हो गया, वहां 12 वर्किंग डेज से 6 वर्किंग डेज हो गया, राइट? इन्विट में सर तो बहुत इजी थे सर, इतना टफ लग रहा था अभी तक, डरने का नहीं। मैं शुरू में बोला आपको, बार बार बोला कि अभी भी बोला डरो मत। नेक्स्ट एक देखो, एकदम लास्ट में एकदम आपको दिख रहा होगा, जिसको देख के आपका वो अपना स्टैंडर्डाइजेशन याद आ रहा होगा, सिंप्लीफिकेशन ऑफ प्रोसेस एंड स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ फॉर्मेट्स फॉर इश्यूएंस ऑफ डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट। सी अभी क्या होता है ना मालूम है, जब डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट वगैरह जाती है ना तो आपसे इतने डॉक्यूमेंट मांगता है, आपको लगता है कि यार मैं डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट ले रहा हूं कि मैं खुद आदमी डुप्लीकेट हूं। मालूम है कभी कभी ऐसा फील हो जाता है। तो सर क्या करना उसमें? उसमें क्या करना है ना, सेबी हैज इंट्रोड्यूस अ मैकेनिज्म। सर व्हाट इज द मैकेनिज्म? सेबी सेड कि दैट एक तो एवरी टाइम, मतलब जनरली क्या होता है ना, हम जब लोगों से मांगते हैं ना, बहुत एक मोस्ट ऑफ द फ्रीक्वेंट रिक्वायरमेंट इज द श्योरिटी, सबमिशन ऑफ श्योरिटी। देखिए मैं आपको खोल दे रहा हूं आपके लिए, कन्वेंट के लिए।
सर ये श्योरिटी क्यों देनी पड़ेगी? श्योरिटी इसलिए बिकॉज द रीजन बीइंग दैट कि जब तक आप श्योरिटी नहीं देते हो ना, वो आगे बढ़ते ही नहीं है। तो सेबी ने बोला कि इतना ज्यादा श्योरिटी नहीं, और श्योरिटी लेने में मालूम है जान निकल जाती है। मतलब आप सबमिट करते करते आपको पेपर का कौन देगा? श्योरिटी माने क्या हुआ कि हम उसकी ऑथेंटिकेशन की भी कंफर्मेशन दे रहे हैं, हम उसके बिहाफ में ये भी एश्योरेंस दे रहे हैं, और हम उसके लिए पेबल भी होते हैं और हम उसके लायबल भी है। ये कोई नहीं देना चाहता है, और श्योरिटी सबमिट होती नहीं है, तो आप डुप्लीकेट कैसे लोगे? तो सेबी ने बोला इतना ज्यादा नहीं करने का, इसको हटाओ। सेबी ने बोला इसको हटा दो। बोला सर हटा दो? बोला हाँ एकदम हटा दो। देखिए ना, सेबी ने बोला हटा दो, देयर शुड नॉट बी नो रिक्वायरमेंट। सर बोला एकदम नो रिक्वायरमेंट। हाँ, बोला आप एफिडेविट ले लो, इंडेमनिटी ले लो, बहुत बढ़िया है, तो श्योरिटी की दरकार नहीं है, नहीं दरकार है। दूसरा, दैट जब आप एफआईआर वगैरह देते हो तो उसके साथ आप अपने सिक्योरिटी डिटेल्स वगैरह दोगे, डिस्टिंक्टिव नंबर दोगे, सर्टिफिकेट नंबर दोगे। लेकिन सर अगर ये नहीं है तो, जैसे पहले भी मांगता था, लेकिन पहले हम लोग के पास होता नहीं था, तो हम लोग कैसे देते थे? अब अगर नहीं हो ना, तो सेबी एक और पैरा डाल दिया। बोला अगर किसी के पास सर्टिफिकेट नंबर वगैरह नहीं हो तो आप कंपनी को बोलिए, एकदम बेहिचक बोलने का है। सर कंपनी को बोलने से कंपनी सुनेगा ना? ये सर्कुलर दिखाइएगा उसको, बोलेगा कि हम लोग भी देखिए ये क्लास अटेंड किए थे, और ये क्लास अटेंड करने के बाद ही हम लोग को पता चला, राइट? तो सर कैसे दिखाएंगे सेबी को? सेबी को बोलेंगे कि सी we have got a para. What is this para? The para talks about the para says very clearly that in case of non-availability of certificate numbers, you write to the company and the RTA shall provide. Means it is up depending that RTA को करे company को, and RTA will provide the details of the certificate number etc. But उसके सिग्नेचर और उसका एड्रेस मैच कर रहा हो तभी। हाँ, जहां पर सिग्नेचर और एड्रेस मैच नहीं कर रहा हो फिर वो केवाईसी मांगेगा। मतलब आपकी दो बातें, अगर आपका सिग्नेचर मैच कर गया और आपका एड्रेस मैच कर गया तो मतलब आपने ही ओरिजिनल लेटर लिख के मांग रहे हो, तो आपको डिटेल दे देगा। लेकिन अगर उसको डाउट हुआ कि सिग्नेचर मिसमैच कर रहा है, जैसे बैंक में चेक गया, सिग्नेचर मैच किया, मैं तो डर गया, तो अगर वो डर गया तो वो क्या करेगा? वो आपका फिर केवाईसी मंगवाएगा, पहले वेरीफाई करेगा, तब आपको आपके फोलियो नंबर और डिटेल देगा। अब आप वो लेके किसको देंगे? सबमिट करेंगे। अब आप वो लेके कंपनी को सबमिट करेंगे। सर कंपनी को देने से कंपनी काम कर देगा मेरा? हाँ, कंपनी काम करेगा। और एक सबसे बड़ा रिलैक्सेशन क्या मालूम है? एड वगैरह जो है ना, बार बार छोटी छोटी चीज पे कि हर बात पे ऐड दो, उसमें भी सेबी ने रिलैक्सेशन ले आया। वहां एड के अलावा लीगल एयर सक्सेशन सर्टिफिकेट वगैरह चाहिए होता है, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट चाहिए होता है, राइट? ये सारे रिक्वायरमेंट है। मतलब हमको कहां से लाने पड़ते हैं? ये हमको लाने पड़ते हैं सारे कोर्ट से जा जाके, विच इज अ टाइम वर्म और यू कैन से कम्बरसम। सो नो डाउट सक्सेशन सर्टिफिकेट, लीगल एयर सर्टिफिकेट स्टिल रिमेन्स देयर, बट सक्सेशन वगैरह लाने के लिए सेबी हैज वेव्ड ऑफ ऑन दोज पैरा। सेबी हैज वेव्ड द रिलैक्सेशन ऑफ एडवर्टीजमेंट टू कम आउट एवरी टाइम, बिकॉज कंपनी के पास आया हर छोटे से के लिए एक एडवर्टीजमेंट कर दो। और मेन से ये तो इन्वेस्टर के लिए ही है, क्योंकि क्या होता है ना, जब मेरे को कोई अप्रोच करता है कि शेयर सर्टिफिकेट डुप्लीकेट मतलब वापस लेने हैं नए, तो मैं उसको बोलता हूं मेरे को तो ऐड देना है। और कंपनियां क्या करती है, एज पर पॉलिसी दे टेक द मनी फ्रॉम शेयर होल्डर फॉर द एडवर्टीजमेंट। मैं लेने गया शेयर 10, एडवर्टीजमेंट का रुपया ले लिया 1000। नाउ आई एम इनटू प्रॉब्लम। So to mitigate this problem, how I will get it resolved? The SEBI has relaxed this norm to the extent of 5 lakh and all. The value they have relaxed. In fact, in the cases of physical mode, the SEBI has left the discretion to the board. बोला अगर आपके कंपनी में फिजिकल वाले लोग ऐसा शेयर करे, इश्यूएंस करे, रिक्वेस्ट करे, जिनको आपके फिजिकल मोड्स के पुराने हैं, उनके लिए तो आप ही खुद कॉल ले लीजिए। सर इतना इजी प्रोसेस बना दिया है। यस, इतना इजी प्रोसेस बना दिया सेबी ने। सर इसके अलावा भी कुछ हम लोग को पढ़ना है? नहीं, इसके अलावा देखो एक बार जस्ट मैं एक बार फिर से आपको बोला हूं, मतलब होता ना हम लोग को टेंशन हो जाती है, पढ़ते पढ़ते अभी तक लास्ट तक पेज पर पहुंच गए, बट लोगों लगा कि भाई हम लोग तो इतना जल्दी कवर कर लिए, बट इतना जल्दी लगा नहीं था हो जाएगा। कैसे नहीं हुआ ना, देखो ना, मैं तो लास्ट पेज पे हूं ना, इफ आई एम राइट, देखो ना, उसके बाद है ही नहीं कुछ। तो सर कैसे? सर जनरली हम लोग कुछ नहीं स्टार्ट किया, हम लोग आईसीडीआर से स्टार्ट किया। आईसीडीआर में समझे विलफुल डिफॉल्टर, फ्रॉडुलेंट बोरोवर कौन होता है, हम ये भी समझे कि आईसीडीआर में
हमारे कंडीशन जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए और इस प्रोजेक्ट नॉट स्पेसिफाइड है उसके लिए कितना अमाउंट ईयरमार्क्ड हम रख सकते हैं, राइट? 35% और 25% वाला हमने आईसीडीआर में समझा। रिफंड का टाइमलाइन प्रिस्क्राइब हो गया, रिड्यूस हो गया, मतलब 4 डेज, राइट? हमने रिलीज का टाइम देखा 4 डेज हो गया है। हमने देखा आईसीडीआर में लॉक इन पीरियड भी रिड्यूस हो गया वेंचर कैपिटल वगैरह के लिए टू द 6 मंथ। हमने आईसीडीआर में देखा कि प्राइस कैप में जो हम लोग आज तक बोलते थे कि मैक्सिमम डिस्काउंट ऑफ 120%, मतलब 20%, अब वो एक मिनिमम कैप भी आ गया। मतलब मैक्सिमम कैप तो हम लोग बोलते थे 120 है, बट मिनिमम कैप भी होगा, वो होगा 105 का, राइट? वो हम कहां देखे? आईसीडीआर में। सर आईसीडीआर में हमने देखा नेट एलोकेशन भी कैसे होगा नॉन इंस्टीट्यूशनल कैटेगरी का, 1/3 और 2/3। और मैंने आपको बताया भी किस किस कैटेगरी में कितना अलॉट होता है, राइट? हम 1/3 और 2/3 भी समझ गए। ये किसका था? ये नॉन इंस्टीट्यूशनल कैटेगरी का। सर आईसीडीआर में हम लोग समझे कि कुछ कुछ पब्लिक इशू साइज अगर 10,000 करोड़ और उससे लेस की है तो उनके लिए 1 अप्रैल से, अगर उनसे ज्यादा है, मतलब उसके बाद उससे ज्यादा की साइज है और 1 अप्रैल के बाद आ रहा है तो 1 जुलाई से एप्लीकेबल होगा उनके ऊपर ये नेट एलोकेशन वाला अमेंडमेंट, राइट? फिर हमने कुछ अमेंडमेंट देखे प्रेफरेंशियल इशू के, कि प्रेफरेंशियल इशू में इन एलिजिबिलिटी में 6 मंथ की जगह 90 ट्रेडिंग डेज हो गया। प्रेफरेंशियल इशू में एक टाइमलाइन आ गया कि आप तुरंत इन प्रिंसिपल अप्रूवल के लिए अप्लाई करोगे। हमने प्रेफरेंशियल इशू में ही समझा कि देयर इज अ कंडीशन कि आपका ड्यूज वगैरह रह गया तो आपको नहीं मिलना है, राइट सर? देन राइट्स इशू में हमने समझा कि टाइमलाइन रिड्यूस टू 7 डेज। राइट्स इशू में हमने समझा राइट्स एंटाइटलमेंट 3 वर्किंग डेज पहले ट्रेडिंग बंद हो जाएगी, राइट सर? फिर उसके बाद हम इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट समझे, जहां पर हम प्राइवेट से पब्लिक को इतनी जल्दी बातों बातों में वो कंडीशन 3 इयर्स कंप्लायंस वाला करके और उनके प्रोजेक्ट में इतना इतना % इन्वेस्टेड है कि नहीं देख के इमीडिएटली आप स्विच कर सकते हो, राइट सर? वो भी समझे। हमने इन्वेस्ट की टाइमलाइन भी देखी कि लिस्टिंग की टाइमलाइन, ट्रेडिंग की टाइमलाइन T+12 से सीधी T+6 पर आ गई, यस सर। फिर नॉन कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज में भी हमने बताया आपको कि यूपीआई की थ्रेशोल्ड 2 से 5 लाख बढ़ गई, राइट? और उसमें जो वर्ड है एसेट्स कवर, वो सिक्योरिटी कवर हो गया। नॉट ओनली सिक्योरिटी कवर, वो सिक्योरिटी कवर अब 100% और हायर सिक्योरिटी कवर की बात करता है, राइट सर? और उसके बाद हमारा एलओडीआर फेवरेट होता ही है, जहां पर हम आते थे समझे डायरेक्टर्स हो और अब तो बल्कि मैनेजर भी हो तो 3 मंथ्स में ही अपॉइंटमेंट अप्रूवल लेना है, या फिर जनरल मीटिंग विच एवर इज अर्लियर। और फिर सेकंड भी कंडीशन सर हमने पढ़ी कि अगर मैनेजिंग डायरेक्टर और डायरेक्टर वगैरह का रिजेक्ट हो गया मैनेजर का अप्रूवल तो हम फिर से शेयर होल्डर पे ही आएंगे, एब्सोल्युटली। हमने ये भी पढ़ा कि हम जो ये मॉनिटरिंग एजेंसी की जो रिपोर्ट होती है, क्रेडिट एजेंसी रिपोर्ट वाली, वो हम क्वार्टरली प्लेस करेंगे बिफोर ऑडिट कमेटी, यस। और हमने पढ़ा कि डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट ट्रांसमिशन, ट्रांसपोजिशन एंड ट्रांसफर तो ऑलरेडी है ही, अब ये सब डीमैट में ही होंगे, मतलब फिजिकल खत्म करना है, डिजिटलाइज का जमाना है, राइट? एंड लास्टली हम लोग अभी कंक्लूड किए कि स्टैंडर्डाइजेशन द प्रोसेस ऑफ इश्यूएंस ऑफ डुप्लीकेट सिक्योरिटीज। सर बस इतना से चेंजेस है, जी हाँ, कॉर्पोरेट फंडिंग्स और लिस्टिंग में इतनी चेंजेस है। बाकी चेंजेस के लिए आप बने रहिए, सुनते रहिए हम लोग को। वी विल ट्राई टू मेक श्योर दैट यू रिमेन अपडेटेड एंड अमेंडमेंट्स को जरूर करिए, बिकॉज हम एग्जाम में लिखते हुए क्वेश्चन आता है जानबूझ के ऐसे से एरिया कवर करेगा, आपको लिखेगा से फॉर एग्जाम्पल कि उसको 100% सिक्योरिटी कवर क्रिएट करना था, ऑब्लिगेशन उसका ये था, तो हमको ध्यान रखना 100 या हायर, राइट वर्ड यूज हो गया है। जानबूझ के एग्जाम में दे देगा मैनेजर का अपॉइंट हुआ, रिजेक्शन हो गया, बट उसको 3 मंथ्स में नहीं, सॉरी मैनेजर का अपॉइंटमेंट 3 मंथ्स में रेगुलाइज नहीं किया, पूरे गांव को लगा अरे मैनेजर नहीं था, मैनेजर नहीं था, उसमें मैनेजर भी इंक्लूड हो गया, राइट? मैनेजर इन द सेंस जो कंपनीज एक्ट में बाकायदा 203 में मैनेजर की तरह अपॉइंट होता है, नॉट ओनली द मैनेजर बाय डेजिग्नेशन, राइट? सो दिस इज ऑल अबाउट फॉर टुडे, थैंक यू।